तो मैं भी खुश हो गया कि सर का नाम तो सुना था शुरू से, सादा हम स्कूल को करते थे। तो मैंने कैनवस के शूज़ पहने थे। ओके। कुछ नहीं, फटी हुई ट्रैक पैंट थी। सर ने बोला क्या करते हो, मतलब बॉलिंग डालते हो। बोला ठीक है बॉलिंग डाल के बताओ। और अपने पॉकेट से 400 रुपये निकाले और मेरे हाथ में दे दे, जाके शूज़ ले लेना। तभी आर स्पाइक के शूज़ आते थे, अभी तो इंग्लिश स्पाइक्स का आ जाता है आर स्पाइक। अच्छा। कुछ 250 रुपये मुझे शूज़ मिले और मैंने शूज़ ले लिए। मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हो गई वहाँ कौन से। से ईयर की बात है सर? ये 1977 में। और ये रोहित शर्मा कहाँ से मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों में वो क्यूरियोसिटी रहती है। रोहित ने जो गेंदबाजी की, 2 ओवर डाले, 12 बॉल, सिर्फ 12 बॉल। वो 12 बॉल उसके लाइफ का चेंजिंग पॉइंट हो गया सर, मुझे लग रहा है। क्यों ऐसा कि क्या प्रॉब्लम है सर? दिक्कत है सर जिस स्कूल में जा रहे हो उधर 30 रुपीज़ फीस है और ये हम लोग इतना फीस भर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं चाहता हूँ उसको फ्री शिप दिया जाए। जो पहला लड़का था जिसके लिए मैंने फ्री शिप डिमांड किया था, जब उसने वर्ल्ड कप जीता तो मैंने उस खुशी हुई, मैंने उसको कहा कि मुझे अब तूने बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा दी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था मुझे कहा था सर 50 ओवर का वर्ल्ड कप तो मैं जीत नहीं पाया, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीत के आपको एक बड़ी गिफ्ट दूंगा। और जो गिफ्ट दी तभी फ़ोन किया था, सर देखा मैंने आपको गिफ्ट दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद। शार्दुल ठाकुर के बारे में अगर आप बताएं, शार्दुल ठाकुर को भी आपने ऐसे ही कहीं किसी मैच से उठाया था? तो उन्होंने सर आपके स्कूल में एडमिशन करने 3.5 घंटा ट्रैवल, 7 घंटा ट्रैवल है, यानी 3.5 घंटा आना और जाना पॉसिबल नहीं है सर। तो मैंने इमीडिएट फ़ोन उठाया, शार्दुल के डैड को फ़ोन किया कि मैं मेरे घर पे रखना चाहता हूँ। वो भी एकदम ताज्जुब हो गया, अरे शॉक्ड रहेंगे कि ऐसे शॉक हो गया, अरे कोई बच्चा अपने घर पे रखना चाहता है। आपको पता है एक मेरा दूसरा एक स्टूडेंट है जो हरमीत सिंह, जो इंडिया के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला। ओके। आज जो यूएसए के लिए T20 में मेरे इतनी खुशी होती कि शायद पता नहीं मुझे, मैं उसका मैं गर्व नहीं करता हूँ, बट शायद से मैं पहला कोच होगा जिसके 2 लड़के डिफरेंट कंट्री के लिए एक साथ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सो आज हमारे पॉडकास्ट द राइजिंग भारत शो पर एक ऐसे ही गुरु हैं जिन्होंने कि भारत नहीं बल्कि विदेशों को भी बहुत सारे क्रिकेटर्स दिए हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, सिद्धेश लाड, आतिफ अत्तारवाला, और विदेश में हरमीत सिंह जिन्होंने यूएसए के लिए T20 वर्ल्ड कप खेला, और मखाया एंटनी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनके बेटे थंडो एंटनी जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्सों को कोचिंग दिया हुआ है। और सर खुद भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जो कोच रहे, सर के भी कोच रहे स्वर्गीय रमाकांत आचरेकर सर जी, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी थे। दिनेश सर भी द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे गए हैं। महाराष्ट्र के बेस्ट कोच अवार्ड जो कि जीजा माता क्रिकेट के लिए दिया जाता है, उससे नवाजे गए हैं। तो आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनकी जर्नी, उनकी कोचिंग लाइफ और बाकी प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने मतलब कम टाइम में आपने हमें ये एक्सेप्ट किया इनविटेशन हमारे शो पर आने के लिए, तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। सर, आपका एक जर्नी अगर स्टार्टिंग से बताएं, क्योंकि मैंने तो पढ़ा, क्योंकि आपसे बात करना था, तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, तो अगर आप अपनी शब्दों में अपनी जर्नी को एक बार बयान करें तो। जैसे कि मेरा बचपन गया माहिम में, शिवाई पार्क के पास में था, बट 10th तक मैं लेदर बॉल क्रिकेट खेला नहीं, बिकॉज कि पैसे ही नहीं थे वो टाइम पे क्रिकेट के लिए। तभी भी पैसे, अभी भी पैसे लगते यस नहीं थे, और टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था। एक दिन अचानक हमारे यहाँ के एक सीनियर हमारे फ्रेंड थे, दोस्त कहूँगा मैं उनको, दिलीप खेड़ेकर करके, ओके। दिन मुझे बोले यार तू इधर क्या खेलते रहते, चल मुझे तो आचार्य सर के पास लेके जाता हूँ। तो मैं भी खुश हो गया कि सर का नाम तो सुना था शुरू से, सादा हम स्कूल को करते थे, तो क्योंकि उनके दोस्त थे एक बालचंद्र चूरी करके, ओके। तो आचार्य सर के वो फ्रेंड है, तो मुझे लेके गए बालचंद्र चूरी के पास। तो बालचंद्र जी कहा ठीक है तू कल आ जाना, हम लोग सर के पास चले जाते। तो सेकेंड टाइम हम लोग ससानन क्रिकेट ग्राउंड है, आज़ाद मैदान, वहाँ पर गए। तो सर को कहा कि ये लड़के को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसको अच्छा खेलता है, टेनिस बॉल अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो इसको सर आपके पास भेजना है। तो बोला ठीक है। तो मैंने कैनवस के शूज़ पहने थे। ओके। कुछ नहीं,
फटी हुई ट्रैक पैंट दी। सर ने बोला क्या करते हो, मतलब बॉलिंग डालते हो, बोला ठीक है बॉलिंग डाल के बताओ। 1-2 बॉल डाल के लिया मेरे से, बाद में बैटिंग भी करते, बोला हाँ सर बैटिंग करता हूँ। तो 2-4 बॉल ऐसे नॉक करने लगा, तो सर को शायद अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है कल से आ जाओ। अभी कल से आ जाओ तो उसके बाद क्या, क्योंकि मेरे पास ना कपड़े थे, वो किट लगेगा, वो कुछ नहीं था मेरे पास। तो सर ठीक है कल से, तक दूसरे दिन मैं ऐसे ही गया, सेम फटी हुई ट्रैक पैंट जो रेगुलर अटायर है। तो सर ने बोला कपड़े नहीं ना पहना, तो हमने वाइट कपड़े, मतलब नहीं है सर मेरे पास, ठीक है। तो शूज़ देखा तो कैनवस के शूज़ थे। तो उसी वक्त सर ने मुझे कहा क्या ठीक है कल से तुम आ जाओ। दूसरे दिन मैं जब भी गया, तीसरे दिन तो मेरे हाथ में कपड़े थे उन्होंने, अच्छा ये कपड़े पहनो। मैंने कहा पहने, तो थोड़े लूज़ कपड़े थे, तो बोला ये अल्टर करके ले लेना और अपने पॉकेट से 400 रुपये निकाले और मेरे हाथ में दे दे, जाके शूज़ ले लेना। तभी आर स्पाइक के शूज़ आते थे, अभी तो इंग्लिश स्पाइक्स का आ जाता है आर स्पाइक्स। अच्छा। कुछ 250 रुपये मुझे शूज़ मिले और मैंने शूज़ ले लिए। मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हो गई वहाँ कौन से। से ईयर की बात है सर? ये 1977 में, मैं 10th के बाद मैंने एक्चुअली मेरा लेदर बॉल क्रिकेट चालू किया था मैंने, 77 के बाद है ये। ओके। उसके बाद ससानियन हम लोग मैं रोज़ जाता था प्रैक्टिस के लिए। ऐसी जर्नी चालू हो गई हमारी वहाँ से। नाइस। सो फिर वहाँ से आपका क्रिकेटिंग जर्नी कितने साल का रहा, मतलब आपने कहाँ तक खेला, अगर उसके बारे में बताना चाहें? बेसिकली मैं टॉप लेवल का क्रिकेट खेला ना, मैं हालांकि मैं सर के साथ खेलता था। सर ने उस वक्त सर भी खुद खेलते थे, विकेट कीपिंग करते थे। सर की उम्र कुछ 52-53 होगी। अच्छा। और मैं बॉलिंग डालता था, तो कभी सिखाया नहीं सर ने। सर ने कुछ सर नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते थे। ओके। जो आपके पास है आपको बताओ, सर ज़्यादा चेंजेस नहीं करते थे। तो मैं बॉलिंग डालता था, ये बॉल लो बॉलिंग डालना है। हालांकि बाहर वाइड वगैरह डाला तो खाली एक ही कान के नीचे बजाना है बस, कोई अच्छा। कान नहीं था। ख़राब कुछ करो मत, अच्छी तरह से करो। तो बॉलिंग अच्छा डालता था, बैटिंग भी अच्छी करता था। वह फर्स्ट बॉलिंग डालता था, 1 डाउन बैटिंग हो जाता था, अच्छा परफॉर्म होता। बट अनफॉर्चुनेटली मैं टॉप लेवल का क्रिकेट खेल नहीं पाया हूँ उस वक्त से, पहले से नहीं खेल पाया। तो बाद में मैं जॉब चाहिए था मुझे, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। तो किसी ने कहा तुम MIG क्रिकेट क्लब को जाके खेलो, वहाँ पे तुमको अच्छा मौका मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो 3 साल होने के बाद मैंने सर को छोड़ के मैं अचानक MIG क्रिकेट क्लब में आके उधर खेलने। तब मुझे कोलगेट में मुझे नौकरी लगी। ओके। 1979 में शायद। ओके। क्रिकेट के लिए, क्रिकेट तो कम था, काम ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा क्रिकेट भी चलता था वहाँ पर कॉर्पोरेट के हिसाब से। तो 1982 तक मैंने जॉब किया कोलगेट में। रात को नाइट ड्यूटी करना, सुबह प्रैक्टिस करना, यही काम रहता था। ऐसे नाइट ड्यूटी करके क्रिकेट खेलना होता था। अच्छा। फिर 1982 में मेरे एक मित्र है महेकर कर, दिलीप महेकर करके, उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने घर फ़ोन की तो सुविधा थी ही नहीं, तभी घर पे आया और मुझे कहा कि तू रेलवे में जॉब करेगा, परमानेंट जॉब है। तो मैं ठीक है, लेकिन जॉब क्लास 4 का था। अच्छा। क्लास 3 का भी नहीं था। तो बोला ठीक है। और हालांकि कोलगेट में उस वक्त मुझे 800 रुपये की तनख्वाह थी। और रेलवे में मिलने वाले थे 400 रुपये। अच्छा। बट क्रिकेट खेलना था, क्रिकेट अच्छा खेलना था, इसकी वजह से। और दोस्त ने कहा अरे अच्छा जॉब है, आजा तू, क्रिकेट अच्छा खेलने मिलेगा। तो मुझे लेके गया, वहाँ के हमारे सर थे मनोहर सुरवे करके, ओके। उनको मिलाया। सर ने कहा कि एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दिया। इंटरव्यू में चले गए, हमको इंटरव्यू बुलाया था। तो ऑफिसर ने एक ही बात पूछी, आप क्या करते हो? मतलब 1 डाउन बैट्समैन हूँ, बॉलिंग डालता हूँ फास्ट बॉलिंग। तो इंडिया का 1 डाउन बैट्समैन कौन है? मतलब गुंडप्पा विश्वनाथ। ठीक है, यू आर सिलेक्टेड। अच्छा, 2 क्वेश्चन हुए और 2 क्वेश्चन में मुझे नौकरी मिल गई। ओके। हालांकि थैंक्स टू मनोहर सुरवे सर, क्योंकि उस वक्त मुझे पता है कि उस वक्त मेरे पास 11 रुपये, हमारे मेडिकल के लिए 11 रुपये भरने थे, हमको मेडिकल में जाना था, तो वो भी पैसे नहीं थे। तो सर ने अपने पॉकेट से निकाल के दे दिए थे, 11 रुपये ये ले लो और जाके मेडिकल दे दो। तो ऐसे मुझे सर मिले, जैसे कि आचार्य सर ने हमसे कभी फीस ली नहीं। तब उस वक्त 7 रुपये फीस थी, 7 रुपीज़। वो भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन सर ने कभी पैसे नहीं लिए। हालांकि मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग उन्होंने फीस नहीं ली, बिना फीस लेके उन्होंने सिखाया। और इसके लिए सर टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। इसके लिए सर ने इतने खिलाड़ी देश के लिए दिए, आपको पता होगा, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 12-13 टेस्ट क्रिकेटर देश के लिए सर ने दिए। अच्छा, तो हम लोग तो सब लोग 2 ही नाम जानते थे अभी तक, मतलब जो बाहर रहते हैं कि क्रिकेट में उतना नहीं इन्वॉल्व है, कि सचिन तेंदुलकर
देन विनोद काम्बली एंड आपका नाम। तो अगर और जो भी लोग हैं अगर जैसे कि सर ने पारस मामरे, समीर दिगे, संजय बांगर है, ओके देन रमेश पवार है, अमूल मुजुमदार है, रामनाथ पारकर है, ओके सब बड़े बलविंदर नाम सिंह है सर, संधू सबने है, खेला लालचंद राजपूत है, देन प्रवीण आमरे है, देन चंद्रकांत पंडित, ये सारे खिलाड़ी सर के स्टूडेंट है। अच्छा, मैं तो टॉप लेवल का क्रिकेटर नहीं बना, लेकिन बाकी लोगों ने तो इंडिया के लिए खेला, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया। नाइस। सो एक वो जो फ्री शिप वाला है कि नहीं, टैलेंट को बढ़ावा देना है रादर देन कि उसको कॉमर्शलाइज करना है कि नहीं फीस जिसको है वही आएगा, वो वहाँ से आया आप में? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि पहली बात तो क्रिकेट की वजह से मुझे जॉब लगा। एक्चुअली देखने गया तो मैं 12 पास हूँ, उसके बाद मेरी एजुकेशन हुआ नहीं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे नौकरी जल्दी करना था और क्रिकेट खेलना था, उसकी वजह से जॉब लगी मुझे। पहली बात तो क्रिकेट की वजह से जॉब लगी, और सर को मैंने देखा था, सर का जो उन्होंने किया क्रिकेट के लिए वो मैं देखते आया था, क्योंकि सर के घर पे बच्चे भी रहते थे, सर खाना भी लेके आते थे मैचेस में हमारे लिए, ये सब करते थे, तो वो तो पता ही था मुझे। और उसके बाद दूसरे हमारे मनोहर सुर्वे सर, जिन्होंने भी बहुत सारे क्रिकेटर्स को जॉब दी, अगर वो चाहते थे उस वक्त तो बहुत पैसा कमा सकते थे, वो भी सर को पैसा बहुत सारे, यानी मेरे जैसे ऑलमोस्ट 150 क्रिकेटर को उन्होंने रेलवे में जॉब दी है, मनोहर सुर्वे सर। हालांकि वो भी नहीं है अब इस दुनिया में, तो उनका पर्दा तो था मेरे पीछे, तो मुझे पता था। और उसके बाद पता नहीं मुझे, मैंने भी वही काम चालू किया और आज तक वही काम कर रहा है। लास्ट 29 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, और जो सर ने काम किया वही मैं थोड़ा उनका काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं सर, बहुत बड़ा काम है वो, तो आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा मतलब हर एक स्टेप्स पे किसी न किसी को उसका आप क्या बोलते हैं उसको कि बोल रहे कि नहीं उनकी वजह से, बट आप में भी वो बहुत सारी चीज़ें थी, और ऐसा हम सब लोग वही सीखते हैं, त्याग वाली भावना, बट कितने लोग जीवन में उसको फॉलो करते हैं वो बहुत कम है। 29 साल का क्रिकेट कोचिंग का जर्नी, जिसमें कि आपने भी बहुत सारे क्रिकेटर्स को कोचिंग दी है देश विदेश के, लेकिन आपका जो है कि नहीं आप पैसा किसी से भी नहीं लेते हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो चाहे कितना भी अमीर हो, टैलेंट है तो आपके पास कोचिंग है, वो पोटेंशियल है, अदरवाइज वो लेकर के बाकी जगह पे तो भीड़ जुटा लेते हैं कि नहीं फीस आ रहा है, बच्चे को कोचिंग कर रहा है, बाद में तो पेरेंट्स डिसाइड करेगा कि उसको खिलाना है नहीं खिलाना है। तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। आपकी कोचिंग वाली जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये रोहित शर्मा कहाँ से मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों में वो क्यूरियोसिटी रहती है, तो अगर आप बताएं। जैसे कि 1993 में मेरा एक फ्रेंड है नितिन परले करके, मेरे साथ रेलवे में थे, अभी हम लोग तो रिटायर हो गए। तो एक दिन मुझे कहा कि अरे तू कोचिंग करेगा, तो मैं बोला पागल है तो कोचिंग वीचिंग, क्योंकि कभी तय नहीं किया था कोचिंग करना, मेरे दिमाग के अंदर था ही नहीं। तो कहा कि अरे जैसे कि मुंबई में बहुत सारे जगह पे अप्रैल में बहुत सारे कैंप्स रहते हैं और वहाँ पर 500-600 बच्चे आते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन को कोचेस लगते हैं। तो वहाँ पर एक कोच चाहिए था, जैसे कि मेरे जैसे 18 कोच चाहिए थे। अच्छा, जो सैटरडे यानी जो वैकेशन के लिए, सिर्फ वैकेशन के लिए। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर बोला चल रहे कुछ नहीं, मैं बोला मुझे कोचिंग क्या आता है, मैं क्या कोचिंग करूँ, क्या सिखाऊँ मैंने थोड़ी कुछ कोर्स किया, खेला है या कोचिंग खेला है तो लो लेवल का क्रिकेट खेला है, मैंने टॉप लेवल का क्रिकेट भी नहीं खेला था। तो बोला नहीं चल रहे कुछ नहीं है, खाली कैचेस देने का, खड़ा रहने का, बस 550 रुपये मिलेंगे। ये बात है 1993 की। बोला ठीक है ट्राई करते हैं, देखते हैं। गया, चालू हो गया कोचिंग हमारा दोपहर में 3:30। अभी मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि रेलवे में हमको कैसे हाफ डे मिलता था। अच्छा, क्रिकेटर्स को मैं एज ए क्रिकेटर जॉब लगा था उसके इधर, और जो हाफ डे हम लोग प्रैक्टिस बाहर करते थे या तो नहीं करते थे, तो मैंने चांस ले लिया, चलो यार हाफ डे मिल रहा है तो जाके कोचिंग कर लेते हैं। और उसकी वजह से मैंने कोचिंग चालू की। मई का लास्ट दिन आ गया, कोचिंग कैंप ख़त्म हो गई। लास्ट डे के दिन में मुझे वहाँ के सेक्रेटरी प्रबोधन गोरेगांव के सेक्रेटरी, मुझे अभी उनका नाम पता नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मैसेज भेजा कि मिस्टर लाड को बुलाइए मेरे पास। मैं क्या उनके पास, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर लाड आप रेगुलर कोचिंग कर रहे हो। मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि मैंने क्या किया इतना कि मेरे लिए, क्योंकि 18 कोच थे, 18 कोचेस थे, ऑलमोस्ट 18 कोच में मुझे उन्होंने पूछा कि आप रेगुलर कोचिंग करोगे। मैं शौक था उस वक्त, तो मैंने दोस्त को बताया यार मुझे रेगुलर के लिए बुला रहे, तो करना क्या है उसमें क्या है। और मैंने जैसे कि बताया कि हाफ डे तो मिल ही रहा था, तो बोला चलो यार चालू कर लेते। 1100 रुपये पेमेंट तनख्वाह मिलने वाली थी। 1100 उस वक्त बहुत थे हमारे लिए। 400 मिल रहा था, उधर 1100 रुपये मिल रहे। जैसे कि
नहीं, तब उस वक्त मुझे कुछ 2000-3000 तनख्वाह थी रेलवे की, और अच्छा, ये रेलवे तब बढ़ 11 गया था। ओके। ये रेलवे की 1100 रुपये एडिशनल पैसे मिलने वाले थे। मैं भी खुश हो गया, चलो यार 1100 मिल रहे। तो चालू हो गया हमारा, मेरी जर्नी चालू हो गई वहाँ से, प्रबोधन से। और 1995 में मैंने जो अभी स्कूल को मैं कर रहा हूँ, लास्ट 29 साल से उस स्कूल को मैं जुड़ा हुआ हूँ, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल गोराई। तो ऐसे हो गई कि नई नई स्कूल थी, 1995 में स्कूल चालू हो गई थी, और मेरे बेटे का मैंने एडमिशन वहाँ पर करवाया था, नर्सरी के लिए, सिद्धेश के लिए। तो फर्स्ट डे में नर्सरी में एडमिशन था, फर्स्ट डे में सब पेरेंट को अलाउ किया था बच्चों के साथ क्लास में बैठने के लिए। अच्छा। तो मेरी वाइफ गई थी, तो जैसे सब बच्चे रो रहे थे, ऑलमोस्ट 35 बच्चे क्लास में थे, उसमें 34 बच्चे रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे, और वो सब रो रहे थे। एक ही लड़का था जो खेल रहा था उसमें, गोरा गोरा एकदम। तो सर वो वहाँ के जो डायरेक्टर थे योगेश पटेल, वो राउंड पे थे, उन्होंने देखा सब रो रहे, एक लड़का मस्त मजाक का मस्ती कर रहा है। तो उन्होंने पूछा किसका लड़का है, तो मेरी वाइफ ने कहा हमारा है। ठीक है, नाम वगैरह पूछा, सिद्धेश लाड वगैरह। सेकेंड डे में मैं छोड़ने जब गया, तब एक आवाज़ आई, मिस हाय सिद्धेश। मैं ताजुब, मतलब सेकेंड डे में सिद्धेश को इतना कौन स्कूल में जानने लगा। तो सामने से आवाज़ आई, तो सामने वो ओनर खड़े थे ना, योगेश पटेल जी खड़े थे। तो उनको मैं मिला, तो आप मुझे पूछा उन्होंने, आप उनके मतलब फादर हो? ठीक है, आप स्पोर्ट्स पर्सन? मिला, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ वगैरह। तो वो क्रिकेट के पागल थे। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा कि सर हम लोग स्कूल के लिए क्रिकेट चालू करते हैं। तो ठीक है, अरे करते हैं, आप आ जाइए, मीटिंग करते हैं। मैंने तो तीसरे चौथे दिन मैंने मीटिंग की उनके साथ। तो उन्होंने पूछा कैसे क्या प्लान करेंगे। तो स्कूल में तो पूरा डैमरेज गिरा था, बड़ी स्कूल पूरी तैयार नहीं हुई थी, 4 माले की तैयार हुई थी, और पूरा ईंट वगैरह गिरी थी। तो मैंने कहा चालू करेंगे सर थोड़ा यहाँ पर। तो बोला ठीक है। तो मैंने प्रवीण आमरे तभी इंडिया खेल के आया था, यानी इंडिया ऑलरेडी खेला हुआ था। तो प्रवीण मेरे से जूनियर था, तो प्रवीण को मैंने फ़ोन किया कि अरे प्रवीण तेरे को ओपनिंग में आना है, जरा हम लोग स्कूल का क्रिकेट चालू करें। प्रवीण बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। प्रवीण आके ओपनिंग किया, हमने स्कूल का क्रिकेट चालू किया। और जैसे कि मैं प्रबोधन गोरेगांव में कोचिंग कर ही रहा था, तो वहाँ के कोई बच्चों पेरेंट को मैंने कन्विंस किया कि मैं अभी स्कूल के लिए क्रिकेट चालू कर रहा हूँ, कि आप अगर एडमिशन करना है तो आप कर लीजिए। अच्छा। तो वहाँ के मैं 3-4 बच्चे बाकी स्कूल के सिलेक्ट करके हमने टीम तैयार की। पहले ही साल में हम लोग खिचाड़ा ट्रॉफी करके एक होती है सब की, उसमें एंटर पार्टिसिपेट किया। हमारे सामने वाले स्कूल ने कुछ 550 रन बनाए। अच्छा। 45 ओवर्स में हम कुछ 180-170 में ऑल आउट हो गए। वो साल का क्रिकेट ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर और बच्चे आने चालू हुए। मैं ऐसे ढूंढते रहता था। और उस वक्त प्रबोधन से जो मैंने एक बच्चा लाया था, एक सिद्धार्थ शर्मा करके, वो मुंबई के लिए सेलेक्ट हो गया नेक्स्ट ईयर। अच्छा। अंडर 14 के लिए। तो पहला लड़का था जो अंडर 14 के लिए उस स्कूल का मुंबई के लिए खेला, अंडर 14। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सेकेंड ईयर में हमारा एक बच्चा मुंबई के लिए खेल रहा था। तो 1999 में 98 में एक सबसे मेरे लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट, मेरे कोचिंग की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट ये हुई, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज कि हम लोग क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे, और क्वार्टर फाइनल हमारे सामने थी शारदाश्रम स्कूल, आचरेकर सर की आचरेकर, सबसे मुंबई की सबसे नंबर 1 टीम, और उस टीम को हमने हराया। और मेरे बाजू में जैसे आप बैठे वैसे मेरे बाजू में मेरे द ग्रेट गुरु रमाकांत आचार्य बैठे थे। उन्होंने मेरे हाथ पे ऐसे रखा, वेल डन राजू। मुझे राजू के लोग पहचानते थे क्रिकेट फील्ड में, अभी भी राजू करके पहचानते। और वो जो हाथ मेरे पीठ पे पड़ा, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, अभी तक जैसे लग रहा है, क्योंकि वो हाथ मेरे लिए एक बड़ा आशीर्वाद हो गया। और उसके बाद मैं बढ़ते ही गया, नीचे उतरा ही नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है। बिकॉज कि 1999 में जैसे कि रोहित को मैंने देखा, अप्रैल में कैंप में बोरोली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन का एक कैंप रहता है, वहाँ पर रोहित कोचिंग के लिए जा रहा, और उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16। तो हमने अंडर 14 और अंडर 12 में पार्टिसिपेट किया था। मेरे स्कूल की टीम ने पार्टिसिपेट किया था उस टूर्नामेंट में। फाइनल की मैच थी, फाइनल में हम लोग पहुँचे थे, और रोहित जिस टीम से खेल रहा, जहाँ पर प्रैक्टिस है, उनकी टीम फाइनल में पहुँची थी। अच्छा। 10 ओवर की मैच थी, और वो भी सीमेंट ट्रैक था वहाँ पर, उसके ऊपर मैच थी।
हालांकि उन्होंने कुछ 67 रन बनाए उनके टीम ने 10 ओवर में। हम लोग चेस कर रहे थे, हमने चेस कर लिया। अच्छा। कुछ 7-8 ओवर में चेस कर लिया। बट उस वक्त रोहित ने जो गेंदबाजी की, 2 ओवर डाले, 12 बॉल, सिर्फ 12 बॉल। वो 12 बॉल उसके लाइफ का चेंजिंग पॉइंट हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उस 12 बॉल ने मुझे इम्प्रेस किया। मैच खत्म होने के बाद मुझसे बुलाया, बोला बेटा नाम क्या है तेरा? बोला रोहित शर्मा। ठीक है, तेरे पेरेंट को मुझे इमीडिएट मिलने बोलना। तो मेरे पेरेंट यहाँ पर नहीं रहते। बोले तू इधर क्या कर रहा है? मेरे पेरेंट डोमो ले रहे थे। तू क्या कर रहा है इधर? तो मैं मेरे चाचा के घर पे रहता हूँ। बोला चाचा कौन है? बोला रवि करके उनके चाचा थे, वहाँ पर ही खड़े थे। तो उनको मैंने बुलाया, मैंने कि आपका भतीजा मुझे अच्छा लगा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे स्कूल में उसका एडमिशन करवा देता हूँ। तो बोला सर अच्छा है। मतलब बॉलिंग अच्छी लगी मुझे, अगर आपको आना है तो आ जाइए। बोला ठीक है सर। 2 जून को स्कूल में लेके आए। मैंने उनको लेके हमारे स्कूल के डायरेक्टर योगेश पटेल जी के पास लेके गया। उनको कहा कि इसका एडमिशन करना है। बोला ठीक है सर, क्योंकि शुरू से मैं ऑनररी कर रहा था। 95 से जब से स्कूल चालू की, ये 99 था। जैसे फॉर्म ले लिया, फॉर्म सर ने बोला आप फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म हमने कलेक्ट किया। नीचे आए तो रोहित के डैड अंकल ने मुझे पूछा कि सर फीस कितनी है? मतलब मुझे पता नहीं, हम लोग जाके इंक्वायरी करते। फीस काउंटर पे गए, फीस काउंटर पे पूछा फीस 7th स्टैंडर्ड की फ़ीस कितनी है? तो उन्होंने कहा 275 रुपीज़ पर मंथ। जैसे कि 275 उन्होंने सुना, उन्होंने मेरे हाथ में वापस फॉर्म दे दिया। सर सॉरी सर, नहीं चाहिए एडमिशन। बोला अरे आपका एडमिशन हो गया और आप ना बोले, मना कर रहे, क्यों? ऐसा कि क्या प्रॉब्लम है? सर दिक्कत है सर जिस स्कूल में जा रहे हो उधर 30 रुपीज़ फीस है, और ये हम लोग इतना फीस भर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 275 थोड़ा ज़्यादा है, हो ही नहीं सकता है। 275 हम लोग महीने का फीस भर ही नहीं सकते, तो छोड़ दो, रहने दो। तो मेरे मन में कुछ पता नहीं क्या है, पता नहीं, ये लड़के को मुझे छोड़ना नहीं है। मैंने फॉर्म लेके वापस डायरेक्टर सर के पास गया। उन्होंने उनको कहा कि सर ये लड़के का अपने एडमिशन कर दिया। बोला हाँ हो गया, फाइनल हो गया ना एडमिशन, तो आपको तो बोल दिया ना मैंने। सर एक दिक्कत है। बोले बोलिए ना। सर मैं चाहता हूँ उसको फ्री शिप दिया जाए, जो पहला लड़का था जिसके लिए मैंने फ्री शिप डिमांड किया था। सर ने पूछा क्यों? बोले सर स्कूल के लिए बच्चे भी चाहिए अपने, टैलेंट दिख रहा है, अच्छा बॉलिंग एक्शन है, मुझे अच्छा लगा है, मेरा रिक्वेस्ट है आप फ्री शिप दे दो। तो सर ने फॉर्म लेके इमीडिएट ग्रांटेड फ्री शिप। यदि वो फ्री शिप नहीं दिया होता तो मुझे पता नहीं रोहित शर्मा आगे क्रिकेट खेल पाता है। फ्री शिप तो तब ना मिलता है सर जब आपका वो कन्विक्शन था, वो कन्विक्शन की आपने 2 वर्ष देखे और आपने फिर बोला कि नहीं भाई बच्चे को बुलाना है, एडमिशन कराना है, फिर पेरेंट को कन्विंस करना है, फिर जाके डायरेक्टर को कन्विंस करना है कि नहीं फ्री शिप दे दो आप। सो आपका जो कन्विक्शन है, या कह लो वो भगवान की कॉलिंग थी, या रोहित का किस्मत था, या आपका मतलब वो सारी चीज़ें मिलकर के काम की, तो वो है। तो वहाँ से रोहित की जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, रोहित तो स्कूल में आ गया तो एज एन मेरा एक अलग थोड़ा क्रिकेट कोचिंग का फंडा है कि बॉलर्स को मैं ज़्यादा बॉलिंग करवाता हूँ, बैटर को ज़्यादा बैटिंग करवाता हूँ। जैसे कि रोहित को मैंने एज एन बॉलर देखा था। तो जब हमारी प्रैक्टिस चालू की तो नई स्कूल थी, इतना प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी, जब ग्राउंड भी छोटा था एकदम, अभी भी ग्राउंड उतना ही है, छोटा ही ग्राउंड है, विकेट भी नहीं थी। तो हमने फिर प्रैक्टिस चालू की, खाली कैचेस पकड़ना, बॉलिंग डालना, ये ज़्यादा ये भी नहीं होता था, प्रैक्टिस भी नहीं होती थी। हमारी हैरिसफील्ड की टीम की प्रैक्टिस चालू होगी अक्टूबर में, अक्टूबर में हम लोग प्रैक्टिस चालू होगी, नवंबर में मैचेस हो गए, सेकेंड राउंड में हम लोग हार गए, ख़त्म हो गई। फिर गाइल्स की प्रैक्टिस, रोहित गाइल्स की टीम में था। तो हमारी गाइल्स की टीम प्रैक्टिस चालू होगी दिसंबर एंड में। जैसे प्रैक्टिस चालू होगी, हमारी प्रैक्टिस रेगुलर मैच के लिए गए गाइल्ड शील्ड, कुछ फर्स्ट राउंड में हम लोग हार गए। क्योंकि नई टीम थी और इतनी खास भी नहीं टीम थी उतनी। तो तभी वो साल का क्रिकेट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि मैंने रोहित को बॉलिंग अच्छा डालता था, इसकी वजह से मैंने उसको प्रमोट करके अंडर 16 टीम में भी रखा और 14 टीम में भी रखा। अच्छा। अब 8th स्टैंडर्ड में गया था। जब हमारी प्रैक्टिस चालू होगी गाइड्स हैरिसफील्ड की, एक दिन मैं स्कूल को प्रैक्टिस के लिए एंटर कर रहा था, तो गेट से एक लड़का मैंने देखा, एक लड़का नॉकिंग कर रहा है अच्छी तरह से। जैसे कि कोच आने के पहले कोई बच्चे कैचेस पकड़ते, कोई नॉकिंग करते रहते, कोई बॉलिंग डाल के रहते, वैसे एक लड़का नॉक कर रहा था।
तो मुझे समझ में नहीं आया कौन लड़का है, पीछे से देख रहा है, बैट एकदम सीधी आ रही है, मस्त मार रहा है, 2-3 स्ट्रोक मैंने देखे, बैट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था। मैंने कौन लड़का है, नया नया लड़का है, पता नहीं, मुझे पता नहीं लगा क्योंकि पीठ पीछे था। तो फिर गेट के अंदर में आ गया, ग्राउंड के अंदर आते तो ये बैटिंग कर रहा था। मतलब तू बैटिंग करते, बोला हाँ सर। ठीक है ठीक है। फिर उसको बॉलिंग डालने के बाद फिर नेट में उसको मैंने बैटिंग दिया, कुछ 6-7 पेयर के बाद मैंने बैटिंग दिया उसको। जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की तो मुझे थोड़ा लगा कि यार इसको बैटिंग भी देना जरूरी है। बैटिंग भी कर सकता है। बैटिंग भी कर सकते हैं। फिर मैच में उसमें कुछ पहले मैच में 40 रन की पारी खेली, अच्छा, अच्छी तरह से अंडर 16 के मैच में। हालांकि सेकेंड राउंड में हम लोग हार गए तो प्रैक्टिस खत्म हो गई अंडर 16 की। अंडर 14 की हमने प्रैक्टिस जल्दी चालू की। तो जब मैंने प्रैक्टिस चालू की तो ये बैटिंग अच्छे करने लगा था। तो मुझे लगा इसको गाइड सेल में अपने को प्रमोट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको सेकंड थर्ड नंबर में बैटिंग देना चालू किया। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था मैं बोला यार इसको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। उसको मैंने कहा तो ज़्यादा बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना। बॉलिंग तो डाल ही रहा था अच्छी तरह से। और गाइड सेल के मैच में मैंने उससे कहा तो ओपन करेगा, बहुत खुश हो गया क्योंकि 7 नंबर से डायरेक्ट ओपन के लिए उसको मैंने बोला था, बहुत खुश हो गया। और मुझे पता है उस मैच में उसने 140 रन की पारी खेली। वो मैच में वहाँ से रोहित शर्मा जो निकल गया, वो देखिए लोग कहते हैं कि आपने रोहित को बनाया, आपने ये किया फलाना किया। मैंने उसको बनाया नहीं, उसको मैंने सिर्फ गाइड करते गया। मुझे ये पता लगा कि उसके अंदर बैटिंग की अच्छी खूबियाँ है तो मैं उसको बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का, उसने अच्छी तरह से फोकस किया और अच्छा बल्लेबाज बन गया। यस, वो तो है कि सर एक जो कोच होता है या गुरु जो होता है वो कुम्हार की तरह होता है। उसके लिए सारे मतलब जो बच्चे हैं वो तो सबको चाहता है आगे बढ़े। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास तो हज़ारों लोगों ने कोचिंग लिया होगा, आप ऐसा तो किसी के लिए नहीं चाहोगे कि वो कम आगे बढ़े। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि जा पाते क्योंकि उनका खुद का वो इंस्टिंक्ट, स्किल, उनका हार्डवर्क, किस्मत। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं बट इंजरी हो जाती है इंपॉर्टेंट मैचेज के टाइम या इंपॉर्टेंट सीजन स्टार्ट होना है, इंजरी हो जाता है। तो वो तो है कि खिलाड़ी भी खुद में जब वो दम रहता है और किस्मत साथ देता है तो कोचेज का भी साथ तो हमेशा ही रहता है। सो ये तो है कि नहीं, रोहित का खुद का भी बहुत बड़ा हाथ है उनकी सफलता में। लेकिन जो खोज हुई वो आपके हाथों हुई है। ऐसे सब लोग खोजें, ऐसे और भी महान क्रिकेटर इंडिया के लिए मिले और आपने तो बहुत सारे क्रिकेटर्स खोजे हैं, बात करेंगे हम लोग। तो रोहित के बारे में कुछ स्पेशल, मतलब एक तो है कि आपने वो 2 ओवर का स्किल देखा, बाकी कुछ बिहेवियरल ऐसा कुछ डिसिप्लिन, उसके बारे में कुछ आप डिस्कस करें। क्रिकेट में तो बहुत ही डिसिप्लिन था क्योंकि क्रिकेट उसके लिए भगवान था शायद मेरे हिसाब से। यदि वो क्रिकेट को डेडिकेट नहीं करता, इतना टाइम नहीं देता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच जाता। क्रिकेट के लिए बहुत डेडिकेटेड था, बहुत पागल था और प्रैक्टिस में सिंसियर था। प्रैक्टिस में उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज रोहित जो भी है उसके अपने कॉन्फिडेंस की वजह से है। क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग एक मैच खेल रहे थे हैरिस शील्ड की और उस मैच जीतने के हम लोग क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो रहे थे। इम्पॉर्टेंट मैच थी। सामने से कुछ उन्होंने 240 रन बनाए थे और हम लोग चेस कर रहे थे। चेस करते हम लोग 30 पे 4 विकेट गिरी थी और रोहित बैटिंग कर रहा था। तो मुझे टेंशन आ गया, मतलब ये मैच हार गए तो हम लोग क्वार्टर फाइनल में नहीं जाएंगे। तो मैंने मैसेज किया भेजा 12 मैन के पास से कि रोहित को बोला किसी हालत में मैच जीतनी है। तो उसने रिप्लाई दिया कि सर को बोलना टेंशन मत लेना, हम लोग मैच जीत जाएंगे। और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी को 160 रन की पारी खेल के हम लोग मैच जीत गए, यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। उसको भरोसा था मैं अच्छा कर सकता हूँ और उसकी वजह से जो उसका जर्नी जो टॉप लेवल पे गया उसकी वजह से वो ऐसे मुझे लग रहा है। और डिसिप्लिन भी आप बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन थे, हार्डवर्क ज़्यादा था। हार्डवर्क तो था ही। जैसे देखिए आपको टैलेंट हो लेकिन आप हार्डवर्क नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन नहीं करोगे, आप डेडिकेट नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कभी मिलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर थी, उसके से सक्सेस उसको मिला। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एक कहानी कहीं पे मैंने भी पढ़ी थी कि वो मर्सिडीज को देखा, बोले कि नहीं मर्सिडीज ये गाड़ी मुझे चाहिए। जबकि उस टाइम पे कुछ खेला भी नहीं था उन्होंने। एग्जैक्टली एक ऐसी बात है कि हम लोग अंडर 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था और हम लोग कहाँ पर थे खड़े थे ऐसे, तो वहाँ पर एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी। तो मुझे बोलने लगा सर ये मैं गाड़ी लूँगा। मतलब पागल है तू, कहाँ से गाड़ी लेगा, अभी तो अंडर 19 मुंबई के लिए खेल रहे यार, कहाँ से किधर पैसे इतने, बड़ी बड़ी बातें कर रहे तो पहला क्रिकेट के ऊपर फोकस कर। सर मैं आपको लेके बताऊँगा। वो जो कॉन्फिडेंस था, अभी तो उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ दी, तो ये कॉन्फिडेंस उसको आगे लेके गया उसको। तो रोहित
फिर अभी भी मिलते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, कुछ बातचीत होता है, मेंटरशिप होता है? क्योंकि अभी एक तरीके से थोड़ा सा चल रहा है कि नहीं, मिलना तो होता है, बट क्रिकेट के ऊपर देखिए, मैंने क्रिकेट के ऊपर उससे कभी डिस्कस किया ही नहीं। मुझे पता है, मैं उनको, क्योंकि उनको खुद को पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तक मेरा जो काम था, बेसिक्स जो थी शुरू से, बेसिक्स में उसको ध्यान देना, उसने बेसिक्स से ध्यान दिया और टॉप लेवल क्रिकेटर बन गया। मैंने कभी उसको उस पर प्रेशर दिया ही नहीं है कि तुझे ऐसा करना है वैसा करना है। उसको पता है उसको क्या करना है, और उसके वजह, क्योंकि खिलाड़ी खुद अगर अपने आप पर भरोसा नहीं करे तो आगे बढ़ नहीं सकते। उसने अपने आप पर भरोसा किया, उसका मैं तो वही करता हूँ, खिलाड़ी को बोलता आपको अपने आप पर भरोसा नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते हो। सही बात है। तो उसकी वजह से मैंने कभी क्रिकेट के ऊपर डिस्कस किया नहीं, और अभी भी करता नहीं। हाय हेलो बात हो जाती है। जब उसने वर्ल्ड कप जीता तो मैंने उस खुशी हुई, मैंने उसको कहा कि मुझे अब तूने बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा दी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था मुझे कहा था सर 50 ओवर का वर्ल्ड कप तो मैं जीत नहीं पाया, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीत के आपको एक बड़ी गिफ्ट दूंगा। और जो गिफ्ट दी, तभी फ़ोन किया था, सर देखा मैंने आपको गिफ्ट दी। T20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप के बाद। सही है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देख रहे हैं अभी जो चल रही है? हाँ देख रहे हैं। थोड़ा देखिए, बैट पैच तो कभी कभार हो जाता है, हर खिलाड़ी के इसमें रहते हैं। yes, तो उसके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वो कम बैक करेगा और अच्छी तरह से आने वाले दोनों मैच जीत के हम लोग क्वालिफाई भी हो जाएंगे, सीरीज जीतेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी क्वालिफाई करेंगे। तो सर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स आपने निकाले हैं जो रोहित शर्मा के बाद भी, जैसे तो ये आप में मतलब कैसे, शार्दुल ठाकुर के बारे में अगर आप बताएं, शार्दुल ठाकुर को भी आपने ऐसे ही कहीं किसी मैच से उठाया था, तो उनके बारे में। शार्दुल का कैसे था कि जैसे कि रोहित जिधर मैंने क्रिकेट मैच में देखा था, एक ही बार देखा, जैसे शार्दुल को मैंने एक ही बार देखा था। अच्छा। हालांकि हमारे स्कूल के सामने पेप्सी कप थी, स्कूल टूर्नामेंट थी, तारापुर विद्या मंदिर से आया था। ओके। जो पालघर की स्कूल है, उस स्कूल से खेल रहा था। उसने कुछ 68 और 67 रन की पारी खेली और 4 या 5 विकेट हमारे अगेंस्ट निकाले थे। हालांकि उन लोग मैच हार गए, बट ख़त्म होने के बाद मुझे लगा यार ये लड़का मुंबई में, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि ये उस एज ग्रुप में सबसे तेज मुंबई का गेंदबाज होगा। अच्छा। जिस तरह से उसने गेंदबाजी की थी। तो मैच खत्म होने में उसको बुलाया, मतलब बेटा मेरे स्कूल में आ जा तू। हंसते हंसते मैंने कहा, तो हंसने लगा। तो मतलब पेरेंट को, जैसे कि रोहित को मैंने कहा था पेरेंट को मिलने बोला, वैसे शार्दुल को पेरेंट को मिलने बोला। तो उस वक्त फॉर्चुनेटली उसके डैड वहाँ पर आए थे। अच्छा। तो मैंने डैड को कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, आप इसको मुंबई भेजा रहा, उधर खराब हो जाएगा आपके पालघर में रह के। तो उन्होंने क्या करना, मतलब मेरे स्कूल में आप एडमिशन करो। तो उन्होंने, सर आपके स्कूल में एडमिशन करना है, 3.5 घंटा ट्रैवल, 7 घंटा ट्रैवल है, यानी 3.5 घंटा आना और 3.5 घंटे जाना पॉसिबल नहीं है सर। और 10th में गया है, एजुकेशन भी इतना इम्पोर्टेंट है। अगर क्रिकेटर नहीं बना तो सही बात है, हम सर प्रेशर है हमारे ऊपर। तो सर नहीं सर, आपने कहा थैंक यू वेरी मच, बट पॉसिबल नहीं है। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मुझे वो लड़का मुंबई चाहिए था। तो मैंने कहा, उनके डैड को फ़ोन किया 2 दिन के बाद, आपने क्या तय किया? मतलब नहीं सर पॉसिबल नहीं। वैसे मैं हालांकि 22 टाइम उनको कॉल किया। अच्छा। फरवरी से लेके मई तक, मई के मिड तक उनका एक ही जॉब था, 10th में गया है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत है, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पता नहीं, मैं ऐसे घर पे एक दिन बैठा था तो मेरे वाइफ से बात कर रहा था, बोला ऐसे ऐसे जनरल हमारा बात चालू था। तो मुझे थोड़ा वाइफ को बोलना था कि कैसे बोलूं, मुझे पता नहीं लग रहा था। तो मैंने हंसते हंसते कहा वाइफ को कि अरे एक लड़का है, घर पे रखना है, तेरा क्या कहना है? तो वाइफ का एक ही आंसर है मेरे, आपका घर है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि उन्होंने जो बोला, क्योंकि ये बच्चे सब जो क्रिकेट खेले, उसके पीछे मेरे वाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं सर, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि परिवार अगर नहीं चाहे तो मतलब परिवार की तो डिमांड है ना कि आप कोचिंग करते हो, आप फीस लो, हमारा भी लाइफ अच्छा होना चाहिए। और मुंबई में तो किसको एस्पिरेशन नहीं होता है अच्छे लाइफ का, और वहाँ पे आपकी फैमिली है कि आपके साथ वो भी जुड़ रहे हैं उस कॉज में कि नहीं चलो आप बुलाओ हम रखेंगे। तो मैंने इमीडिएट फ़ोन उठाया, शार्दुल के डैड को फ़ोन किया कि मैं मेरे घर पे रखना चाहता हूँ। वो भी एकदम ताज्जुब हो गया, अरे शॉक्ड रहेंगे कि ऐसे शॉक हो गया, अरे कोई बच्चा अपने घर पे रखना चाहते हैं, और ऐसा कि भी मेरा घर बड़ा था। तो बोला ठीक है। तो शार्दुल को मैंने अपने घर पे बुला लिया।
हालांकि शार्दुल के साथ और एक लड़का आतिफ पत्थर वाला करके, कहना गलत है ये मैं कहना कि एक मुस्लिम लड़का था ये। मेरे एक फ्रेंड है राजू सुतार करके जो मुंबई के लिए गेले, उन्होंने मुझे कहा था अरे एक लड़का है देख जरा उसका, अगर मुंबई में तेरे स्कूल में होता है क्या। अच्छा। तो उसका भी मुझे ध्यान था, तो मैंने वाइफ को बोलते हुए उसका भी नाम ले लिया। अच्छा। कि 2 बच्चे रख रहे हैं और उसमें एक मुस्लिम बच्चा। तो वाइफ ने तो कहा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप रख दो, आप रख लो। तो दोनों बच्चों को मैंने रखा। हालांकि आतिफ मेरे घर पे 5 साल था और उसको घर के अंदर नमाज़ पढ़ना भी मना ही नहीं थी, नमाज ही पढ़ता था, सब चीज़ें करता था जो मुस्लिम धर्म की दी हो। सब अपना फ्रीडम था कि नहीं आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अपना करिए। तो थैंक्स टू माय वाइफ कि उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया। नहीं बहुत बड़ी बात है। अगर शार्दुल वो टाइम पे शार्दुल भी अगर मुंबई नहीं आता तो पता नहीं वो आगे जाके हो सकता है कि अच्छा खेलते थे, बट अच्छा खेल लेते, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन की वजह से आज ये लोग जाके देश के लिए खेले। पार्टनरशिप ब्रेकर, लॉर्ड ठाकुर, बहुत सारे नाम मिले शार्दुल ठाकुर को। तो शार्दुल ठाकुर का कैसा था, मतलब जब क्रिकेट कोचिंग जब चलता था, या आतिफ अभी क्या कर रहे हैं? आतिफ अभी लास्ट ईयर वो मुंबई के लिए खेले, अंडर T20 वगैरह क्रिकेट खेले। फॉर्चुनेटली उसको इतना चांस मिला नहीं मुंबई के लिए, जितना जैसे परफॉर्म किया था वैसे उसको चांस मिला नहीं। अच्छा। तो ये साल वो US गया था खेलने के लिए, माइनर लीग, वहाँ पर अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया। तो नेक्स्ट ईयर उसको वापस उन्होंने बुलाया US में खेलने के लिए। तो US में जाके, जैसे कि आपको पता है एक मेरा दूसरा एक स्टूडेंट है जो हरमीत सिंह जो इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। ओके। आज जो USA के लिए T20 में मेरे को इतनी खुशी होती कि शायद पता नहीं मुझे, मैं उसका मैं गर्व नहीं करता हूँ, बट शायद से मैं पहला कोच होगा जिसके 2 लड़के डिफरेंट कंट्री के लिए एक साथ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जैसे कि रोहित इंडिया के लिए खेला और हरमीत US के लिए खेला। सही है। सो सिद्धेश के बारे में, सिद्धेश की जर्नी कैसी रही है अभी तक? सिद्धेश क्योंकि लास्ट वाला जो अभी रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता है और काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है, सेंचुरी मारी, बड़ी सेंचुरी थी, हाफ सेंचुरी भी किया, तो उनकी जर्नी कैसी रही है? जैसे कि सिद्धेश का कैसे था कि सिद्धेश मेरे साथ मैचेस में आता था, उसको क्रिकेट का शुरू से था, क्रिकेट खेलना है ना। जैसे कि आपको तो पता है हमारे घर पे हम यानी सबके घर पे ऐसे रहते हैं, 2 ही खेल होता है, या तो फुटबॉल खेलते हैं बच्चे या तो क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग प्लास्टिक के बैट ला के देते हैं साथ में खेले। जैसे मैं क्रिकेटर था इसकी वजह से मैंने उसको प्लास्टिक की बैट ला के दी, वैसे घर पे खेलता था, मेरे मैचेस में आता था, छोटा था तब से। जब 6 साल का था तभी मैं प्रबोधन गोरेगांव में कोचिंग करता था, स्कूल की कोचिंग करता था। और देन मुझे एक स्कूल मिली थी यशोधाम गोकुलधाम। तो सब मेरा पूरा शेड्यूल सुबह से 6 बजे से लेके मैं रात को 9 बजे घर पे पहुंच जाता था। अच्छा। ये सब यानी सुबह स्कूल का प्रैक्टिस करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से प्रबोधन गोरेगांव जाना, गोरेगांव से 5 बजे वहाँ से निकलना, फिर गोकुलधाम स्कूल में जाना, वहाँ पर प्रैक्टिस करना, घर पे आना, ये मेरा पूरा शेड्यूल टाइट था। तो तब उस वक्त मुझे रेलवे के 2300 पेमेंट था, गोरेगांव के 1150 रुपये मिलते थे और प्रबोधन गोरेगांव के 4500 नहीं, गोकुलधाम ये 4500 रुपये मिलते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिल रही थी, बहुत खुशी थी, पैसे आ रहे थे ज़्यादा। बट उस वक्त ऐसे हो गई कि सिद्धेश का मैंने क्रिकेट देखा 6 साल का, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा यार सिद्धेश को मैं टाइम दूँ कि मैं पैसा कमाऊँ। क्योंकि मुझे पता है कि यशोधाम स्कूल ने हमने कुछ एक टूर्नामेंट जीती थी, तो उन्होंने मैनेजमेंट मुझे बुलाया कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग 20 साल के बाद एक टूर्नामेंट जीत रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि आपका पेमेंट बढ़ाए। अच्छा। तो 4.5 से लेके मुझे 9000 रुपीज़ पेमेंट उन्होंने बढ़ा रहे थे, यानी नेक्स्ट मंथ से मेरा चालू हो रहा था। उस वक्त सिद्धेश का मैंने सोचा कि मैंने इसको टाइम देना जरूरी है, पैसा तो मिलते रहेगा, देखेंगे पैसे नसीब में तो कभी भी कैसे भी मिलेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि जाके बढ़ा के पैसा कमाए, ये सोचा था कि अगर अच्छा क्रिकेट खेलेगा जाके देश के लिए खेलेगा। वो जो उसका मैंने देखा था क्रिकेट, तो मैंने तय किया नहीं यार, मैंने गोकुलम छोड़ दिया, प्रबोधन छोड़ दी और स्कूल के ऊपर यानी जिस स्कूल में सिद्धेश था उस स्कूल को मैंने ज़्यादा टाइम देना शुरू किया और उसके साथ साथ सिद्धेश को मैंने टाइम देना शुरू किया। अच्छा। और सिद्धेश का क्रिकेट चालू हो गया। एक ऐसे हो गया कि जब सिद्धेश 9 या 10 ईयर्स का था, पहला लड़का मैंने
9 साल का था भी उसने हैरिसशील्ड खेला था, रोहित के साथ ही खेला। रोहित के साथ उसके 300 रन की पार्टनरशिप भी है। अच्छा। जब ये 9 साल का था, रोहित 10th में था, सिद्धेश 5th में था। ओह। हाँ, तो ये बात थी। और एक दिन ऐसे अचानक मेरे एक दोस्त थे महेश राउत करके, जो मेरे साथ ही कोचिंग करते थे स्कूल के लिए, तो उनका भी एक बेटा क्रिकेट खेलता। तो उस वक्त शिवाजी पार्क जिमखाना ने एक सिलेक्शन रखा था अंडर 14 के लिए, अच्छा। एकेडमी के लिए। तो उसने कहा अगर मैं सिद्धेश को लेके, मैं अरे 9 साल का किधर लेके जाता है, नहीं ऐसे लेके जाता हूँ, देखता हूँ ना कैसे करता हूँ। तो उसको भी साथ में लेके गए। तो वहाँ पर सिलेक्शन फर्स्ट डे में सीधे सिलेक्ट हो गया अंडर 14 केस में। अच्छा। तो सेकेंड डे में मैं गया था, मैंने देखा नहीं, क्योंकि प्रवीण आमरे उधर मेन कोच थे। तो मैंने देखा कि लंबे से मैंने ख़त्म होने के बाद तीसरे दिन मेरे सिद्धेश को लाने के लिए बोला कि ये बच्चे सिलेक्ट हो गए, आ जाओ करके। तो 5th डे में जब मैं गया सिद्धेश को छोड़ने, तो प्रवीण ने कहाँ से मुझे देखा। अच्छा। प्रवीण ने मुझे बुलाया, बोले तू क्या कर रहा है इधर, सिद्धेश लाड़? बोला हाँ। अच्छा, तो सिलेक्ट होगा तो क्या करें? मतलब देखेंगे सिलेक्ट होगा तो। क्योंकि उस वक्त और एक एडिशनल बात ये होगी कि आचार्य सर वहाँ पर सिलेक्शन के लिए बैठे थे। ओह। वो सिलेक्शन में तो सर ने प्रवीण को बता दिया लड़के को लेना है करके। सिद्धेश 9 साल का था, 14 ईयर से सिलेक्शन प्रोसेस चालू थी। सर ने बताया मुझे, प्रवीण ने बाद में बताया कि सर ने बोला इसको लेना है किसी भी हालत में। अच्छा। तो फिर वहाँ पर सिद्धेश का क्रिकेट वहाँ पर भी चालू हो गया, स्कूल का भी क्रिकेट चालू था। वहाँ से फिर खेलते खेले अंडर 15 के लिए मुंबई के लिए खेला, देन 17 खेला, 19 खेला, 22 खेला, रणजी ट्रॉफी खेला। क्राइसिस मैन करके सिद्धेश को कहा जाता है शुरू से। जब मुंबई ट्रबल में आती थी तब तक सिद्धेश लाड़ मैच जिता के गया है। आईपीएल मैचेस भी खेले हैं। आईपीएल एक ही मैच खेला अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं मुझे, बट सिद्धेश को जो मौके मिलने चाहिए थे उतने मौके मिले नहीं। अगर वो मौके लेते थे तो आज सिद्धेश ऑलमोस्ट 30-40 रणजी टेस्ट मैच खेल लेता था, ऐसे मुझे लग रहा है। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा था, उस तरह अगर उसको मौका दिया होता तो डेफिनेटली सिद्धेश अब तक इंडिया खेला हुआ होता, ऐसे मुझे लग रहा है। बट अभी भी हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है, अभी भी हम चाह रहे हैं। अभी तो 30 साल का है वो, अभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको कहा तू क्रिकेट छोड़ना नहीं, क्रिकेट अच्छी तरह से करते रहो। अगर खुदा ना वास्ता तो अच्छा करा तो 1-2 साल में तो इंडिया के लिए भी खेल सकता है। यस, वो तो हमेशा ओपन है। और अभी तो 30 ईयर्स का एज है सर, तो अभी तो बहुत टाइम है। और ये वाला रणजी तो काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि मैं पढ़ ही रहा था, क्योंकि आपसे बात होना था तो थोड़ा देख रहा था। तो जो क्राइसिस मैन वाला टैग मिला है कि नहीं, मुंबई का क्राइसिस मैन, सो वो तो है कि भगवान चाहेंगे तो ज़रूर वो इंडिया के लिए खेलेंगे और अच्छा नाम रोशन करेंगे आपका और देश का। सो बाकी तो कहीं पे ऐसा कुछ लगता है आपको, कहीं पे किस्मत या क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स, क्योंकि सुनते तो है सारे पेरेंट्स जो होते हैं कि कभी सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, कभी फेवरेटिज्म चलता है, तो क्या वो है वैसा कुछ? देखिए कैसे है कि आपका एक रोहित का, आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ कि रोहित के पीछे कोई नहीं था ना। मैं भी बड़ा कोच था ना, रोहित भी पैसे वाला नहीं था, कुछ नहीं। टैलेंट था, टैलेंट को उसने, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस आपको काउंट किया जाता है। परफॉर्मेंस आप करो तो कोई भी रोक नहीं सकते। छोटे आजकल क्या हो गया कि 30-40 रन बनाने के लिए पेरेंट चाहते कि मेरा बच्चा जाके स्टेट के लिए खेले, लेकिन वो गलत बात है, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो सब जगह पे ऐसे नहीं रहती है। थोड़ा फेवरिज्म, थोड़ा एक 1% 2% फेवरिज्म होता है, बट सबके लिए नहीं होता है वो। आप टैलेंट है, आप परफॉर्मेंस करो तो टीम में डेफिनेटली आ जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिक्स है या फेवरिज्म होती है, वैसे नहीं होती। मैं लास्ट 5 साल से मैं मुंबई क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। अच्छा। मैंने अंडर 14 किया, अंडर 16 किया, अंडर 19 में लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी फेवरिज्म देखी नहीं है। जिधर टैलेंट है उसको बढ़ा दिया जाता है, ऐसे मैंने आज तक मुंबई में देखा है। ओके। नहीं, वो तो जो आपने बोला कि 1-2% तो हर जगह है सर, फेवरेटिज्म तो कहाँ नहीं है। बट बाकी तो वो है कि टैलेंट है, अगर वो दिख रहा है सामने से और नंबर्स में दिख रहा है। टैलेंट होना अलग है, वो नंबर में दिख रहा है कि अगर नंबर और टैलेंट दोनों है तो सिलेक्शन तो हो जाता है। ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का आपको अप्रोच करना कोचिंग के लिए, जैसे मखाया एंटनी के बेटे को, तो ये कैसे हुआ था? जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है प्रतीक कदम का, जो मुंबई इंडियंस को ट्रेनर है। अच्छा। तो उसके थ्रू वो कांटेक्ट हो गया था इसके लिए
मकाई एंटी ने पूछा था कि इंडिया में भेजना है उसको, किसके पास भेजा था। उन्होंने बहुत सारे कोचेस को अप्रोच किया था, बट किसी कोचेस ने टाइम नहीं करके बोला कि नहीं टाइम है। तो फिर मेरे नाम का उधर आ गया कि ऐसे से रोहित शर्मा के कोच है, तो उनको अगर पूछे अगर, तो मेरे पास आ गए मैंने कि पूछा मुझे कि आप टाइम दे पाओगे। मतलब हाँ ठीक है भेज दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास 1 महीना था वो, तभी 1 महीना मेरे से कोचिंग करके लेके गया। अच्छा, सो ये जो आपका टैलेंट को निकालने का है या पहचानने का है, वो इंस्टिंक्ट आपका आता है या कुछ एक टेम्पलेट बना हुआ है दिमाग में कि ऐसा बच्चा दिखेगा तो ऐसा होगा, अच्छा होगा, कैसे करते हैं आप वो? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात कहीं नहीं गलत बात है, मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि अपने आप को बढ़ावा दे रहा है ये, बट मैंने जब से कोचिंग चालू की, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे सर को मैंने देखा था, बहुत सारे गरीब बच्चों को उन्होंने फ्री कोचिंग दी थी। जैसे कि मेरे मनोहर सुरवे थे, जिन्होंने 150 कम से कम 150 लोगों को जॉब लगाया रेलवे में, हालांकि पैसा बहुत कमा सकते थे, उनको मैंने फॉलो किया था। तो शुरू से मैंने ये सोचा नहीं कि मैं क्रिकेट में कितना पैसा कमाऊँ, शुरू से कि कितना मुझे पैसा मिलेगा, या अभी ये पैसे वाले पेरेंट है तो चलो यार इसके बच्चे को मैं ले लूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं। और उसके वजह से भगवान ने मुझे कुछ छोटी सी देन दी है, शायद से मुझे लग रहा है, पता नहीं मुझे, ये मैं बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं बच्चे को देखता हूँ इमीडिएटली मैं 2-3 बॉल में बोलता हूँ ये बच्चे के अंदर टैलेंट है, इसको आप क्रिकेट में डाल दो। तो वो इंस्टिंक्ट है एक तरीके से, आप जो बोल रहे हो भगवान का देना, ऐसा कुछ टेम्पलेट है ऐसा ये नहीं है? एग्जैक्टली मेरे पास है। मैं आपको एक छोटा एक उदाहरण देता हूँ कि एक ऐसे मेरे पास एक पेरेंट आए थे, स्कूल के ओनर थे, उनके दोस्त थे, बहुत बड़े बिल्डर थे, उनके बेटे को 94% 10th में मिला था। तो मेरे पास आए कि उसके बेटे को कोचिंग क्रिकेट में डालना है। बोला ठीक है आप भेजो। मैंने देखा बच्चे के अंदर कुछ नहीं था, जीरो था। तो मैंने उनके पेरेंट को बोला टाइम वेस्ट मत करो यार, उसको क्रिकेट में क्यों डाल रहे, ऑलरेडी 94% में पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़ाई में डाल दो। नहीं सर हमको उसको क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है और मैं इनका दोस्त हूँ, तो चाहिए तो नहीं तो एक काम करता हूँ, मुझे साइड में लेके गए, मुझे लगा आपको कितनी फ़ीस चाहिए बोलो आप। मैं इतना फ़ीस दे, तब मुझे 1-2 लाख के उन्होंने ऑफ़र की महीने की, आपको इतना पैसे दे दो इसको क्रिकेटर बनाना है। मतलब मैं बनाने वाला कोई नहीं, क्रिकेटर बनते हैं, बनाए नहीं जाते। तो मैंने मना ही कर दिया हूँ, तो थोड़ा नाराज़ हो गए। बट वही बिल्डर मुझे एक 15 साल के बाद मिले एक फंक्शन में, तो उन्होंने मुझे आके हक किया, बोला सर थैंक यू वेरी मच। बोले क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सर पता है ना आपने मुझे मना कर दिया मेरे बेटे के लिए। हाँ पता है। सर आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। अच्छा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने जो उस वक्त अगर मैंने उसको पैसे के लालच में अगर उसको मैं क्रिकेट में डालता था, उसका एजुकेशन भी नहीं होता तो क्रिकेटर भी नहीं बनता था। सही बात। तो ये मैंने डिसीजन लिया, उसके वजह से वो उनका बेटा डॉक्टर सही फील्ड में है और वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। सो ये आईपीएल के बारे में आपका क्या कहना है? आईपीएल मतलब कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ निगेटिव साइड भी है क्या? आईपीएल पॉजिटिव फाइनेंशियली बहुत इम्पैक्ट कर रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि आईपीएल की वजह से बहुत सारे लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत करियर। या तो पहले इतना पैसा नहीं मिल रहा था क्रिकेट में, आज आईपीएल ने बहुत पैसा लाया क्रिकेट में। यानी आज आप प्रोफेशनल क्रिकेटर एक बनना सोचोगे, अगर आपके पास टैलेंट है, आपने टाइम दिया तो आपके पास पैसा बहुत आ सकता है, ये आईपीएल ने बता दिया। क्योंकि आज बट निगेटिव पॉइंट ऐसे हो गए कि निगेटिव पॉइंट कि आजकल सब पेरेंट क्रिकेट के अंदर डाल रहे हैं बच्चों को, जो उठ रहा है वो क्रिकेट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट को पैसा दिख रहा है। उसमें गलत नहीं, मैं ये गलत चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा जाके आके पैसा कमाए, अच्छा ये नहीं सोचता है कि आज जाके देश के लिए खेले या उसका नाम रोशन करे, ये कोई सोच नहीं है आजकल के ज़माने में। आजकल में पैसे का ज़्यादा अहमियत दिए जाती है, तो हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा जाके क्रिकेटर बने। तो पढ़ाई की वजह से ज़्यादा क्रिकेट के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पेरेंट, वो थोड़ी गलत चीज़ हो रही है मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आपके बच्चे के पास टैलेंट नहीं तो आपको क्रिकेट में डालना, क्योंकि क्रिकेट एक वेस्ट ऑफ टाइम गेम है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है। क्रिकेट टैलेंट है तो क्रिकेट के लिए आपको बढ़ावा देना जरूरी है, अगर क्रिकेट टैलेंट नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम गेम है, आप बच्चों का करियर का सत्यानाश कर देते। हालांकि क्रिकेट आप सोच रहे हैं, लेकिन बाकी की भी स्पोर्ट्स है। अभी चेस में हमको वर्ल्ड चैंपियनशिप एक मिला, गुरकेश के रूप में, बहुत बड़ी बात है। यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन हो गया, सबसे बड़ी बात। उनके पेरेंट कितने खुश हो गए कि उन्होंने वो तय किया कि उसको
उसमें उसको जब बढ़ावा देना है। बट आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा क्रिकेट के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उसके वजह से बाकी स्पोर्ट्स में उन लोग ध्यान नहीं दे रहे उतना, तो ये गलत चीज़ और ऐसे मुझे लग रहा है। मतलब लेकिन आईपीएल ने बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल गए, हर फील्ड से सपोर्ट स्टाफ हो गया, सब मीडिया वगैरह सब में पैसा बहुत आ गया आईपीएल की वजह से। तो आईपीएल एक अच्छी चीज़ हो गई ऐसे मुझे लग रहा है क्रिकेट के लिए। टैलेंट पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो प्रैक्टिस, क्योंकि अब प्रैक्टिस मैचेस ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑल्दो वो T20 के रूप में मिल रहा है, बट उससे भी तो फर्क पड़ता है। देखिए T20 क्रिकेट मैंने पर सब लोग नाराज़ हो जाएंगे मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ। T20 क्रिकेट में T20 क्रिकेट बोलता ही नहीं, क्रिकेट है ही नहीं, वो एंटरटेनमेंट है मेरे हिसाब से। ओके, क्रिकेट देखना है तो आपको वर्ल्ड टेस्ट आप मैच देखो या तो वनडे देखो, लेकिन T20 एक एंटरटेनमेंट है। अभी मुझे डर लग रहा है कि मैं कोचिंग क्या कराऊँ, क्योंकि आपको जाके खाली मारना है उधर। अगर आप रुकेंगे, एक दो बॉल मिस करोगे तो बम हो जाती है, अरे क्या खेल रहा है करके। यस यस यस। मतलब आपने कैसे भी कोई भी शॉट्स खेल दे, उस शॉट को कोई तरीका भी नहीं होता है। ओ स्कूप क्या बोलते हैं रिवर्स स्वीप वगैरह सब शॉट्स आ गया अभी। क्रिकेट में जो नज़ाकत थी, जो कहते थे अरे कवर व्हाट शॉट करके क्लास, ये एक शब्द आता था मुंह में, सब बोलते थे। स्ट्रेट ड्राइव मारा सचिन, जब स्ट्रेट ड्राइव मारा व्हाट अ शॉट करके जो शब्द आते थे, वो शब्द आना जो वाह होती थी वो बंद हो गई है, सिर्फ एंटरटेनमेंट हो गया उधर। बट ठीक है, अभी नए जनरेशन में वही चालू है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। यस यस यस, जो चलता है वही जो चलता है। लेकिन एक बात है, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं हो तो आप कोई भी क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा रोहित T20 क्रिकेट में भी उसने अच्छा किया है, वनडे में भी अच्छा किया, टेस्ट मैच में जैसे विराट कोहली है, KL राहुल है, जो रूट है, विलियमसन है, रिकी पॉन्टिंग, सब जब बड़े जो टेक्निकली साउंड क्रिकेटर थे उस सब में सर्वाइव कर पाए हैं। और ये लोग आज भी जो T20 भी खेलते हैं उसमें भी मैक्सिमम वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ही खेलते हैं, वो स्कोप रिवर्स प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं वो। तो जो आपने एक बोला कि सारे पेरेंट्स क्रिकेट की तरफ जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या मानना है कि होता क्या है सर, जो सारे पेरेंट्स को पता है क्रिकेट सबको पता है, बाकी स्पोर्ट्स का उतना प्रमोशन देहात तक नहीं पहुंचा है। रूरल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली रूरल इंडियन से, आप भारत की ज़्यादा बात करते हैं, वहाँ पे दूसरे स्पोर्ट्स को उतना प्रमोट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं, और पेरेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे तो है कि आप जैसे ऑनेस्ट कोच मिल गए, अब वहाँ पे तो वो भी होगा एक कि कोच तो मिला ही नहीं है, वहाँ पे तो वो एक बिजनेस चला रहा है, तो बिजनेस में तो जितने लोग आ जाएंगे उतना पैसा बनना है, तो वो तो मना ही नहीं करेगा कि नहीं इस बच्चे को क्रिकेट मत खिलाओ। जैसे आपने बोला कि आपने मना कर दिया और वो बच्चा डॉक्टर बन गया, दूसरे जगह पे जाता तो वही होता था कि एडमिशन ले लो, महीने का फीस आ रहा है, आप क्रिकेटर भी नहीं बनने वाले हो, आप डॉक्टर भी नहीं बनने वाले हो, तो वो कहाँ से, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो? हर एक के डिपेंड है, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। हालांकि मैं हर कोच को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए कि आप पेरेंट को एक बता दीजिए इसके अंदर इतना ही क्रिकेट है, अगर उसको चाहता है क्रिकेट खेलना एक गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन भी आ जाती है। yes. आप साथ में खेलते हो, आपको साथ में कैसे रहना, रहन सहन आप सीख जाते हो, फिटनेस आपका अच्छा होता है, ये चीज़ें होती है। लेकिन पेरेंट को एक आइडिया देना चाहिए कि इसका इतना ही क्रिकेट है, ये आगे जाके क्रिकेटर हो नहीं सकते, करना चाहिए, हॉबी। मैं वही कहता हूँ, मैं पेरेंट को ही कहता हूँ कि आपके पास दो ही है, क्रिकेट में डालना है, एक हॉबी के लिए डालना है, क्योंकि बच्चे का अगर क्रिकेट आप बंद करते हो तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। मुझे पता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे को, कि उनको समझाना चाहिए। बाद में एक बार वो सर्टन एज में आते तो उनको पता लगता है कि मैं कुछ मुकाम पे पहुंच सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिकेट छोड़ देते हैं। लेकिन मैं पेरेंट को एक ही एडवाइस करता हूँ कि दोनों चीज़ें, पढ़ाई भी रखो, क्रिकेट भी रखो। अगर क्रिकेट में बच्चा आगे जा रहा है तो उसको क्रिकेट में बढ़ा दो, लेकिन क्रिकेट में नहीं जा रहा है तो उसको पढ़ाई में ज़्यादा बढ़ाए। तो बच्चों को आप बताओ कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट के लिए जाना है, तो आपको पढ़ाई भी उतनी करनी है। सही बात। ये पेरेंट को कहना जरूरी है। ये पेरेंट कहते नहीं है, पेरेंट सिर्फ क्रिकेट के पीछे, क्योंकि कोई कोचेस क्या करते कि उनको बोलते हैं अरे ये रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो आगे जाके IPL खेलेगा, आजकल IPL खेलेगा, ये ज़्यादा कोचेस एडवाइस करते हैं। उसके वजह से आजकल सब पेरेंट क्रिकेट के पीछे ज़्यादा लगे। अच्छा, जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी कहीं भी कोचिंग में कर रहा है, तो क्या कितना टाइम उसको मतलब स्पेंड करना चाहिए? देखिए, क्रिकेट खेल रहा है नहीं, अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो आपको टाइम ज़्यादा देना जरूरी है, क्योंकि दिन में आपको 4-5 घंटा तो क्रिकेट के लिए देना जरूरी है। ओके। और वो भी डेडिकेट से करना चाहिए, यानी जाके सिर्फ
क्रिकेट खेलना इसका मतलब खाली प्रैक्टिस करना इसका मतलब प्रॉपर क्रिकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉपर फिटनेस होनी चाहिए, सब प्रॉपर अगर हो गए तो। क्योंकि आप देखिए अगर आपको एजुकेशन में अगर डॉक्टर भी बना है तो आपको प्रॉपर पढ़ाई तो करनी ही है। Yes, अगर आप पढ़ाई नहीं, क्रिकेट भी वही तरीका है, एक एजुकेशन ही है एक तरीके का। Yes, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो किसी भी क्षेत्र आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, डेडिकेट करना जरूरी है। तो डेडिकेटली आप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये फिटनेस पे क्या थोड़ा सा बच्चों का फोकस कम हुआ है जितना मतलब अब लेटर स्टेज में? नहीं, फिटनेस पे फोकस कम नहीं हुआ है, फोकस एक अच्छे मुकाम पे जाने के बाद तो प्रोफेशनली फिटनेस तो करता ही करता है। शुरू से ऐसे है ना, शुरू से पहले फिटनेस में ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। पहले क्रिकेट हम लोग खेलते थे, थोड़ा रनिंग करना, एक करना, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, हो गया, हमारा प्रैक्टिस चालू हो गई। ओके। लेकिन अभी कैसे थोड़ा फिटनेस के लिए भी टाइम दिया जाता है, स्ट्रेचिंग वगैरह सब करते, ड्रिल्स होते हैं, कुछ ड्रिल्स होते हैं, वो करने के बाद प्रैक्टिस चालू होती है। अभी फिटनेस के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चालू हुआ है, समझ लो। ओके, फीमेल क्रिकेट पे आपका कुछ ओपिनियन? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है फीमेल क्रिकेट के लिए। बहुत थैंक्स टू BCCI, उन्होंने इक्वलेंट अमाउंट उन्होंने दे दिया है फीमेल क्रिकेटर को भी। अभी WPL भी हो रही है तो फीमेल क्रिकेट को भी अभी बढ़ावा मिल रहा है अच्छी तरह से, तो Yes. अच्छी बात हो रही है। तो आजकल फीमेल भी ज़्यादा क्रिकेट खेलना चला। अभी आजकल पेरेंट उनको भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं। अभी मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती है कि गर्ल्स क्रिकेट कभी चालू कर रहे हैं, गर्ल्स क्रिकेट कभी चालू कर रहे हैं। अभी मैं स्कूल के लिए गर्ल्स क्रिकेट चालू करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से। अच्छा, आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, ऑल द बेस्ट। क्योंकि वो एक अलग जर्नी होगा, अलग वेंचर होगा। सो दूसरे स्पोर्ट्स एज कम्पेयर टू क्रिकेट इंडिया में उतने फेमस या उतने प्रमोट नहीं हो पाए। अगर आप देखते हैं ओलंपिक की बात होती है, हो भी रहा है कि नहीं 2036 में इंडिया में ओलंपिक होगा, बट वो ओलंपिक होना और वहाँ पे मेडल्स लाना दोनों अलग है। वो तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जैसे भी है, वो लाल हो गया। लेकिन वो मेडल्स के लिए जो बस ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, उस टाइम पे मेडल नहीं आता है तो थोड़ा सा ह्यू एंड क्राई होता है कि यार इतना बड़ा देश, हमने मेडल्स नहीं लाए। बट बीच में वो कन्वर्सेशन नहीं होता है कि स्पोर्ट्स सेंट्रिक नहीं होता कि इस स्पोर्ट्स के लिए यहाँ से बच्चे, जैसे क्रिकेट के लिए है कि मुंबई है, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी कुछ क्रिकेटर्स आ जाते हैं, तो एक 5-7 स्टेट्स का दबदबा है। वैसे अगर आप देखोगे तो हॉकी में हरियाणा, पंजाब वहाँ का है, बाकी आते हैं बट छीट-फूट आते हैं, 1-2 आते हैं। तो क्या बाकी स्टेट्स के गवर्नमेंट या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या तो कोचेज है, वो वहाँ से कुछ सीख लेकर के प्रमोट नहीं कर सकते? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से जैसे कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई आप करोगे तो आगे जाओगे पढ़ाई में, तो वैसे भी स्पोर्ट्स भी ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई उनको पढ़ा। क्योंकि मुझे पता है कि जब रोहित स्कूल को बंक करके प्रैक्टिस के लिए आता तो मेरी प्रिंसिपल के साथ बहुत अनबन होती थी उस वक्त। अच्छा। तो मैंने उनको कहा था कि देखिए मैम कि अगर वो क्रिकेट अच्छा करे उसको हमको क्रिकेट में बढ़ावा देना जरूरी है। अगर उसको हम लोग बढ़ावा नहीं दे तो आगे नहीं जाएगा। सही बात। क्योंकि पढ़ाई करने वाला बच्चा पढ़ाई करेगा। तो जैसे कि जिस स्पोर्ट्स में अगर बड़े बच्चे जा रहे हैं उनको बढ़ावा देना, क्योंकि हर स्कूल में कंपल्शन होना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स का, ये अलग अलग स्पोर्ट्स है, उसमें हर बच्चे को सिलेक्ट करके एक प्रॉपर सिलेक्शन होने के बाद उनको सिलेक्ट करके उनको ज़्यादा बढ़ावा देना जरूरी है। क्योंकि बचपन से अगर आप उनके ऊपर ध्यान दोगे तो आगे जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बचपन से अगर उसमें थोड़ा भी उधर डाइवर्शन हो जाएगा तो आगे रिजल्ट मिलेगा। वैसे एक स्टेट गवर्नमेंट में, हर स्टेट गवर्नमेंट में एक कंपल्सन करना चाहिए स्कूलों को कि ये बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि US में देखिए, चाइना में देखिए, क्योंकि बचपन से उनको ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। जिस स्पोर्ट्स में वो बच्चा जा रहा है वो स्पोर्ट्स को बचपन में उसको बढ़ावा दिया जाता है। वो अगर चीज़ें होगी तो, और क्रिकेट के कैसे, क्रिकेट हमारे लिए, हमारे देश का एक भगवान ही कहा जाता है शायद से। क्योंकि आपने देखा होगा, मुझे पता है कि एक 10-15 साल एक डिबेट हुआ था, एक मराठी पेपर वालों ने किया था कि क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है, क्रिकेट बंद किया जाए। अच्छा। हाँ, तो उसमें हॉकी के थे, फुटबॉल के थे, अलग अलग स्पोर्ट्स। मैं क्रिकेट का था, मैं भी इस डिबेट में मुझे बुलाया था। नहीं, 7 दिन वो पेपर में रेगुलर आ रहा था कि क्रिकेट को बंद कर दो, क्रिकेट को बंद कर दो, क्रिकेट को बंद कर दो। तो उसके बाद जब फाइनल डिबेट था, हमारा लाइव डिबेट था, तब भी मैं तो डर गया था क्योंकि सब बाकी स्पोर्ट्स वाले थे और मैं अकेला क्रिकेट का था। मैं क्या जवाब दूँ? तो मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज़ आई कि मैंने कहा कि आप क्रिकेट को क्यों दोष दे रहे हो? क्रिकेट ने आपका क्या नुकसान किया है? उल्टा आप देखोगे कि एक ठेले वाला अगर केला बेचने जा रहा है, जब क्रिकेट की मैच रहती है वो ठेला बेचना बंद कर देते हैं, क्रिकेट की मैच देखते रहते हैं। आप रास्ते के जो भिखारी बच्चे रहते हैं वो भी
फली से क्रिकेट खेलते रहते हैं। Yes, yes. आप खेतों में जाओ, खेत में भी क्रिकेट खेलते हैं। जहाँ आप जहाँ जाओ क्रिकेट खेलते रहते हैं। Yes. आप अपने स्कूल स्पोर्ट्स को बढ़ावा दो। आप अपने स्पोर्ट्स का अगर बढ़ावा देंगे तो आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। क्रिकेट के स्पोर्ट्स से बड़ा क्रिकेट एसोसिएशन स्ट्रांग है और सब स्पॉन्सर चाहते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। स्पॉन्सर आप अपने स्पोर्ट्स के लिए स्पॉन्सर ढूंढो, सही तो बात। बड़ा हो जाएगा। तो उस तरह से अगर करेंगे तो डेफिनेटली सब स्पोर्ट्स भी बड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो है, मेन वही है सर कि वहाँ पे जो कह लो कि मार्केटिंग या प्रमोशन उस प्रोडक्ट का इन द सेंस स्पोर्ट्स का उतना नहीं हुआ है, उसकी वजह से बच्चे उतने आकर्षित नहीं हो रहे। क्रिकेट इतना महंगा है सर, आप बच्चे का एडमिशन करा दो 20,000 रुपये के किट तो लग जाते हैं मिनिमम। अगर आप एक बैट लेते हो, किट बैग लेते हो, शूज लेते हो। कबड्डी खेलने के लिए क्या पैसा लगना है? एक शूज लगना है, मिट्टी पे खेलना है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत नहीं है। हॉकी के लिए एक हॉकी स्टिक लगता है, एक शूज लगता है। तो मतलब ये सारे स्पोर्ट्स, या फुटबॉल के लिए आपको क्या लगता है? एक फुटबॉल आता है, उससे 12 लोग खेल सकते हो। यहाँ पे तो 12 के अलग किट होते हैं सबके, उसमें एक बैट नहीं चाहिए, 2 बैट चाहिए, 3 बैट चाहिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए, ये मैच के लिए। फुटबॉल में तो एक फुटबॉल, बाकी सबके पास बस शूज होना चाहिए। बट उसको उतना उस ईजी वे में प्रमोट नहीं किया गया, मुझे ऐसा लगता है। वो जो आपने बोला कि उसके लिए स्पॉन्सर्स खोजने पड़ेंगे, उसके लिए प्रमोशन करना पड़ेगा, ताकि वो स्पोर्ट्स को लोग वहाँ पे देखना स्टार्ट करें, और जब देखेंगे तो खेलेंगे। दूसरा सर, मेरा एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक है कि जो आपने बोला कि क्रिकेट को लोग भगवान मानते हैं, और रूरल में तो और भी ज़्यादा है कि मतलब वहाँ पे टाइम है कह लो या जैसे भी है, बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं। अभी IPL आएगा, मतलब उनको अपने सिलेबस का जानकारी नहीं होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, सिलेबस की जानकारी नहीं होगी कि कितने कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन आएंगे, क्या मैं पढ़ लूँ। बट उनको अगर पूछ लिया जाए कि नहीं किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा पैसा मिला IPL में, किसको कम मिला, कौन सा फॉरेन प्लेयर कौन सी टीम में गया, वो पूरा टीम का उनको लाइनअप पता होगा। और उन्हीं को देखते हैं वो, जिसकी वजह से, ऑडियंस की वजह से ही जो हीरो है चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का, वो हीरो बनता है। तो क्या इन हीरोज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है उनके लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा करने का? मैं क्या मानता हूँ कि जैसे अब IPL आएगा, उसमें ड्रीम 11 का ऐड होगा, जो कि बेटिंग है। वहाँ पे बच्चे अब टाइम भी दे रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लोग हार जाते हैं। बच्चे जो कि 12वीं में हैं, 13 मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वहाँ पे वो हारते हैं। वो स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, जबकि वो पढ़ाई करके कुछ अच्छा कर सकते थे या खेल सकते थे। दूसरा है कि अब वो इनको देख रहे हैं, उसी टाइम पे ड्रीम 11 का हो गया, या दुनिया भर के क्रिकेटिंग ये जो बेटिंग ऐप्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, तो उससे पैसे भी। तो इनका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है कि हम ऐसे इंडोर्समेंट ना करें जिससे कि उन बच्चों का भविष्य थोड़ा सा कम नुकसान हो। कुछ पुराने क्रिकेटर है जिन्होंने कि अभी वो गुटके का ऐड कर दिया सर, मतलब पैसा। एक आप जैसे लोग हैं जो कि क्रिकेट को बड़ा करने के लिए, मतलब जो जेन्युइन है कि अपना मेहनत कर रहे हो, आप वहाँ पे फीस नहीं ले रहे हो। और कुछ लोग हैं जो कि पैसा लेने के लिए मतलब लिकर का ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, गुटके का प्रमोट कर रहे हैं, बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर मैं कुछ भाष्य करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है। क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँ तो 4 लोग मेरे ऊपर कुछ अलग ये सोचना चालू है। इसके लिए मैं इसके ऊपर कुछ भाष्य नहीं करना। नहीं, मैं इसके लिए बोला कि वो कंट्रोवर्शियल है, बट मेरा वही कहना है कि थोड़ा सा तो है। एनीवेज, पास करेंगे उस क्वेश्चन को। बाकी आपका रूरल मतलब जो है वो कहीं भी हो, चाहे जैसे यहाँ पे सोलापुर हो, या तो कोल्हापुर हो, या मैं बनारस से आता हूँ, या MP में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बिहार में है, जो रूरल पार्ट है। क्योंकि शहरों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जैसे लोग हैं, कोचेज है, अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल है, लोग खेलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट छोटे शहरों से, जैसे अभी रिंकू सिंह आए अलीगढ़ से आए, या बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि छोटे शहरों से, जैसे धोनी आए रांची से, मतलब इतने साल का क्रिकेटिंग इतिहास है भारत का, बट ऐसे शहरों से बस 1-8 बच्चे आ पाते हैं। बट मुंबई से आप देखोगे तो भर भर के लोग गए हैं। उसमें ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं। बट वहाँ पे कैसे प्रमोट करने का कुछ है ऐसा? कुछ BCCI को सोचना चाहिए, कुछ सोच रहा है BCCI? सोच रहे हैं ना BCCI हर जगह पे। अभी आपको देखा नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत जगह पे अभी नागालैंड है, मेघालय है, BCCI सब उनको प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर BCCI कोच भेज रहे हैं, सब जगह पे हो रहा है। बट उतने बच्चे भी आने, मैंने अभी हमारे नागालैंड की टीम के साथ मैच थी, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे आते ही नहीं क्रिकेट के लिए, तो उधर उतना अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं जितना क्रिकेट का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी रूरल एरिया आपने बताया कि अभी मैंने ऑलमोस्ट 12-13 बच्चे अडॉप्ट किए रूरल एरिया से। जैसे एक शिरडी का बच्चा है मेरे पास, सोलापुर का एक है, सावंतवाड़ी का है 2 बच्चे हैं, एक रत्नागिरी का है, एक संभाजी नगर का है। एक मैंने अभी नडियाद की लड़की है 12 साल की, उसको मैंने अडॉप्ट की है। रूरल एरिया से ही है।
तो मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, मैंने उनको बुलाया, मैंने देखा इमीडिएट मैंने उनको क्या कि ये बच्चों को मैंने रखना चाहता हूँ मुंबई में। उनको मैंने अभी स्कूल में एडमिशन करवाया, स्कूल ने उनको फ्री शिप दी है। अच्छा। हमारे स्कूल के अभी नए अम्बुज झुंझुनवाला डायरेक्टर है और संदीप गोयंका करके जो अभी नए जो ओनर है, अच्छा। उन्होंने उनसे मैंने बात करके उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है कि ठीक है सर, ये बच्चों को हम लोग इधर स्कूल में एडमिशन करवाए, तो स्कूल में एडमिशन करवाएं उनका। तो ऐसे है, बट डेफिनेटली BCCI से बहुत जगह पे स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, हर नॉर्थ ईस्ट में सभी जगह पे स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। BCCI ने हर जगह पे कोचेस भेजे, उनके कोचेस भेजे BCCI ने। अच्छा। तो ऐसे नहीं हो रहा है कि BCCI कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वहाँ पे लोगों को उतना क्रिकेट के ऊपर इतना उन लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उसके वजह से वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आई डोंट नो, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरे अगर गांव में देखा जाए, मैं जहाँ से आता हूँ बनारस का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मेरे चाचा का बेटा है जो कि बहुत अच्छा खेलता है टेनिस बॉल, क्योंकि वहाँ पे वो ना तो इंफ्रा है ना तो कोचेज अवेलेबल है। अब अगर उसको कोचिंग करना है तो 25-30 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। खैर जिसको करियर बनाना है उसको जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर लोगे तो बाकी आगे वाले लोगों के लिए क्या होगा कि फिर आपके गांव में फैसिलिटी हो सकती है। तो टाइम तो लोग देते हैं, और टाइम तो इतना देते हैं ना, अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है वहाँ पे, तो पूरे दिन स्पोर्ट्स चलेगा, पूरे दिन टेनिस बॉल का आपका टूर्नामेंट चलेगा, लोग जाएंगे खेलेंगे, तो टाइम तो दे रहे हैं, बट जो एप्ट रिसोर्सेज होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचेज, वो शायद वहाँ पे अभी भी मिसिंग है। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि नहीं BCCI कर रहा है और आप जैसे लोग हैं जो कि बढ़ावा देने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है वो तो हेल्प करेगा। बाकी सर आपका अभी आगे का क्या प्लान है? मतलब अभी आप अपने कोचिंग में, मतलब आपने दिनेश लाड फाउंडेशन करके स्टार्ट किया है, आपने शायद ग्राउंड भी आपको मिला हुआ है लीज पे, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान कैसा है? फ्यूचर प्लान तो ऐसे कि अभी मुझे ग्राउंड तो मुझे अलॉट हुआ है दहीसर में, गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके। ओके। बट एक थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि वहाँ पर मुझे रेंट भरना पड़ रहा है। ओके। और इतना रेंट भरना मेरे लिए पॉसिबल, क्योंकि मैं पैसे ही नहीं लेता तो रेंट भर ही नहीं देंगे सकता। कहाँ से? और उसके से मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे कॉर्पोरेट के लिए मैचेस के लिए ग्राउंड देना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से पैसा लेके मेरे ग्राउंड का रेंट भरूँ। मैं चाहूँगा अगर गवर्नमेंट ने मुझे वो जगह एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर दी तो मेरे लिए अच्छा हो, क्योंकि मैं पैसे नहीं भरूँ, लेकिन मैं उधर इसका जो डेवलपमेंट हो, जो ग्राउंड का मेंटेनेंस वगैरह वो सब कर सकता हूँ, लेकिन इतना रेंट भरना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि अगर सरकार ने मुझे अगर वो जगह ऐसे बुक में दी तो आने वाले दिनों में मैं अब तक मेरे स्कूल के 98 बच्चे स्टेट के लिए खेले, अभी मुंबई स्टेट के लिए, देश के लिए खेले, रणजी ट्रॉफी खेले। तो अभी जब मैंने जो अडॉप्ट किए, बहुत हाईली टैलेंटेड बच्चे, लेकिन उनके लिए मैचेस खेलने के लिए, क्योंकि मेरी स्कूल की जगह बहुत छोटी है, मैचेस के लिए जगह नहीं है। और ये जो ग्राउंड है बहुत अच्छा ग्राउंड है। हालांकि पहले जो एकनाथ जी शिंदे थे उनकी तरफ से उनके बोलने के वजह से मुझे एक ग्राउंड मिला। बट अभी मैं चाहूँगा फडणवीस सर को, उनको कहूँगा कि अगर ये मुझे आपके माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा जरूर से कोशिश करेंगे कि ये अगर ग्राउंड मुझे अगर मिल जाए तो डेफिनेटली मैं मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए और भी क्रिकेटर दे सकते हो अगर मुझे ग्राउंड मिला तो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, ये सबसे बड़ी बात, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गुरु को 1990 में एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, और उसके बाद 32 साल के बाद महाराष्ट्र में सेकंड द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चों के वजह से, एक्चुअली मेरे बच्चों यानी रोहित, शार्दुल, हरमीत सिंह है, सिद्धेश लाड है, बाद में और सारे बच्चे, उनके वजह से ये मुझे द्रोणाचार्य मिले, क्योंकि उन्होंने अगर अच्छा नहीं किया होता आज मैं द्रोणाचार्य नहीं बन पाता। नहीं, सही बात। अगर मुझे द्रोणाचार्य सचमुच मुझे ये करना है तो और मुझे मुंबई के लिए देने, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए देने। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी है देवेंद्र फडणवीस जी, अगर वो चाहेंगे तो मुझे ग्राउंड अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए दे तो और मैं क्रिकेटर देश के लिए दे सकता हूँ। जरूर सर, भगवान चाहें, क्योंकि आपका जो नीयत है वो इतना साफ और इतना निस्वार्थ भाव वाला है कि आपने 30 साल उस पैसे को दे दिया जहाँ से कि आप 1 रुपया नहीं लेते हो। भले आपने कंपनीज के लिए काम किया, आपने बताया कि 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप करते थे, आपको सोचना पड़ा कि बच्चे को देखना है या पैसे कमाना है,
पैसे वाला था, आपको चाहिए था पैसा, लेकिन वो बच्चों से नहीं चाहिए था, आपको मेहनत करके अलग अलग कंपनीज में काम करके चाहिए था। तो बट ऑब्वियस है कि सरकार आपकी बात को सुने, और हम भी यही कहीं ना कहीं से कोशिश करेंगे कि ये वीडियो पहुंचे और आपको वो जो ग्राउंड है जिसका कि आप अपने लिए नहीं यूज करोगे, आप उन बच्चों के लिए करोगे जिनको आप फ्री में कोचिंग देते हो, कि वहाँ से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। तो सर आते हैं कुछ और क्वेश्चंस है। आपके हिसाब से आपके कोचिंग में जो आपने बोला कि एक यादगार पल क्या रहा? एक तो आपने बोला कि जब शारदाश्रम का मैच चल रहा था और आपके बच्चे वहाँ पे जीते, तो आचरेकर सर ने आपके पीठ पे हाथ रखा। उसके अलावा कोई अगर यादगार पल हो जिसको कि आपने याद करना? यादगार पल ऐसे होगी कि सबब की हमारी पहली टीम थी, हैरिस शील्ड हम लोग खेल रहे थे, और 102 साल हैरिस शील्ड होने के बाद सबब की कोई भी टीम जीती नहीं थी। हैरिस शील्ड यानी बांद्रा से लेके दहीसर तक और दादर से लेके मुलुंड तक कोई भी सबब की टीम जीती नहीं थी, और हमारी पहली स्कूल है जिन्होंने चैंपियनशिप मारी थी। अच्छा। और गाइड शील्ड 112 साल के बाद कोई भी टीम नहीं जीती थी। ओके। और गाइड शील्ड में हमारे स्कूल में मारे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी यादगार। और सबब का पहला लड़का जो देश के लिए खेला वो रोहित शर्मा था। अच्छा, ये सबसे बड़ी यादगार चीज़ हमारे लिए है। सो आपके लिए जो मतलब आपने बताया कि आपका तो इंस्टिंक्ट काम करता है और आप एक ऑनेस्ट हैं कि आप बता देते हैं पेरेंट्स को कि देखो भाई बच्चे में क्या पोटेंशियल है और क्या कर सकता है। सो एक कोच जो होता है क्रिकेट का, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल उसके में क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी तक जो काम किया मैंने, ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, ये सोचना है कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, अच्छा आगे जाके कितना अच्छा क्रिकेट खेलेगा। ये अगर सोचोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कोच बन सकते हो। ओके। सो बेसिकली आपको अपने बारे में नहीं, उस बच्चे का और उस बच्चे का उस क्रिकेट और देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचिए। ये एक लेसन है जो भी कोचेज हैं उनके लिए। दूसरा सर, जब बहुत सारे बच्चे होंगे क्योंकि खेलते हैं तो टफ फेजेज आते हैं कि रन नहीं बन रहा है, मेहनत तो कर रहा है, तो जो टफ फेजेज आते हैं उस टाइम पे आप बच्चों को कैसे मतलब हैंडल करते हैं, क्या सजेशन देते हैं, क्या डिस्कशन होता है? सजेशन नहीं देते कि आपकी कोई अच्छी इनिंग हो, क्या क्या अपनी आप किसकी वजह से आप ऊपर इतना आ गए, तो ये सोच होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि अपने खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपका अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा आप अच्छा कर नहीं पाओगे। तो आपके ऊपर खुद के ऊपर भरोसा करोगे। जैसे कि मेरे कोचिंग में और मेरा एक अलग स्टाइल है कि जैसे कि एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है नेट्स में, वो हालांकि 50 बॉल खेलता है, 50 बॉल खेलने के बाद अगर वो 7-8 बॉल ख़राब खेलता है तो 42 बॉल ऑलमोस्ट अच्छे खेले हुए। जब मेरे पास आता है तो मैं पूछता क्यों आया मेरे पास? नहीं सर मैंने कैसे बैठने, बोले तूने कैसे बैठने तुझे पता नहीं है? बोला सर ठीक अच्छा है मैंने, तो क्यों आया मेरे पास? वो खुद को एक फील आना चाहिए। तो तेरे को खुद को समझना मैंने अच्छा किया है। जो 8 बॉल खेले वो गलती से हुए हैं, ये तूने जानबूझ के नहीं खेला हुआ है, वो गलती से। लेकिन अगर वो बॉल तू हर वक्त गलती वही बॉल के लिए कर रहा है तो मैं तुझे बता सकता हूँ। यस। अगर तूने अच्छा किया है तो अपने आप को भरोसा रखना। जब मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तो यही मैं कहता हूँ बच्चों को कि आप डिप्रेशन में हो तो अपने आप पर भरोसा रखो, डेडिकेट करो अपने खेल को, तो आप आगे जा सकते हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। सही बात है। बाकी बहुत सारे बच्चे आते हैं क्योंकि यंग एज होता है, 10 साल 15 साल इवन 8 साल 9 साल के भी बच्चे आते हैं, तो उनके में वो जो टीम वर्क, एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे को चेयर करना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, उसको कैसे इंस्टिल करते हैं आप, कैसे लोगों में वो लाते हैं? उनको साथ में ही रखता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी अच्छा। जैसे कि हर एक को बोलता हूँ कि ये तुम्हारा रोल है, ये रोल तुमको करना है। हर एक को, हर बच्चों के साथ में शेयर करते हैं वो चीज़ें, तो वो बच्चे सुनते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। और बच्चे स्मार्ट रहते हैं, बच्चे इमीडिएट वो ये करते हैं, ग्रास्प करते हैं। ओके। बाकी जो अभी का क्रिकेट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, तो आप बाकी क्या एक्सपेक्ट करते हो भारतीय क्रिकेट में, फीमेल हो चाहे मेल हो, कि क्या आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिकेट तो अच्छा ही हो रहा है, हमारी भारत की टीम तो अच्छी करती है, भले वो वुमेंस हो या मेल्स हो, अच्छे कर रहे। तो मुझे उधर कुछ बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि अच्छे कोचेज़ भी वहाँ पर अच्छे लेवल के, BCCI भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सबको, तो उधर कहना मन। लेकिन मैं आपके माध्यम से पेरेंट को ये कहना चाहूँगा कि आजकल पेरेंट जो जिस तरह से क्रिकेट के पीछे लगे, तो आप पहले सोचो उसमें क्रिकेट में डालना है तो पहला उसका टैलेंट सोचो, अच्छे कोच के पास भेजो, जो कोच आपको अच्छी तरह से गाइड करे
क्योंकि आजकल पेरेंट, दूसरी पेरेंट क्या होता है कि एक टैलेंट को भी, अगर टैलेंटेड बच्चा हो तो भी पेरेंट प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। आपको एक सिंपल बात होता है, क्योंकि अगर रोहित और शार्दुल दोनों सिमिलर बैट्समैन हैं और रोहित जाके हर मैच में 150-200 रन बना रहा है, शार्दुल जाके 40-50 रन पे आउट हो रहा है, तो शार्दुल के पेरेंट उसको कहते हैं अरे देख रोहित क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। ये चीज़ें आजकल पेरेंट ज़्यादा कंपैरिजन बहुत करते हैं और उसके वजह से क्या होता है कि शार्दुल जब वापस बैटिंग करने जाता है तो शार्दुल सोच के जाता है कि आज मैं बैटिंग अच्छा नहीं करूंगा तो वापस मेरे पेरेंट फिर से सेम वही सुनने को मिलेगा। तो प्रेशर आता है और उस प्रेशर की वजह से वो टैलेंट खराब हो रहा है। तो मैं पेरेंट को यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप प्रेशराइज मत करो। आप इस कोच के पास, हर कोच चाहता है कि मेरा बच्चा जाके आगे जाके अच्छा क्रिकेटर बने, भले वो प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल हो चाहेगा कि अगर मेरा बच्चा आगे जाके बड़ा क्रिकेटर बनेगा तो मेरे पास और ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे। यस यस, ये जी। और मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरा बच्चा जाके आगे जाएगा तो मेरे पास बच्चे आ जाए, मेरा नाम करेंगे बच्चा, ये मेरी सोच है। लेकिन हर कोच चाहता है मेरा बच्चा जाके आगे गए, तो कोच के ऊपर भरोसा रखो। आप घर पे जाने के बाद आप उसके बच्चों का पढ़ाई देखो, उसका खाना वगैरह बराबर खाता है नहीं ये देखो, जल्दी सोता है कि नहीं ये देखो। ये चीज़ें पेरेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट क्रिकेट सिखाते हैं और उसकी वजह से ये सब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और वो अच्छा टैलेंट भी ख़राब हो जाता है। तो ये पेरेंट को कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, पेरेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ और बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ, मोबाइल से दूर रहो आप। यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल है। क्योंकि 16 से 21 साल ये आपका एज, करियर ओरिएंटेड एज है आपका। और ये एज से अगर आप कोई भी चीज़ में लो, आप पढ़ाई में भी लो, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना है तो आपको उसको डेडिकेट करना है, आपको टाइम ज़्यादा नहीं। कि आजकल मोबाइल की वजह से बच्चे, ये इंस्टाग्राम है, देन फेसबुक है, देन व्हाट्सअप है और कुछ बहुत फेसबुक है, बहुत चीज़ें, सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और उसके वजह से उनका टाइम 2-2, 3-3 घंटा मोबाइल में जाता है। और ये गलत चीज़ है। मोबाइल बहुत, सबसे गलत चीज़ आजकल मोबाइल आई है और उसके वजह से सब सत्यानाश हो रहा है। तो मैं यही चाहना, मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट 2 साल मुंबई के लिए कोच था अंडर 19 के लिए। अंडर 19 के बच्चों को मैंने स्मार्टफोन यूज़ नहीं करने दिया था। अच्छा, 2 साल, और उसके वजह से अच्छा रिजल्ट आ गया है। तो बट ऑब्वियस है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन है। तो इसके लिए मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा, पेरेंट को भी कहना चाहूँगा, आप बच्चों को अगर मोबाइल देना है तो छोटा मोबाइल लीजिए जिससे आप कम्युनिकेट करें। स्मार्टफोन देना आप बंद कीजिए, देखिए आप रिजल्ट कितना अच्छा आ सकता है और अच्छा ही आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सही है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट की बात हो रही थी, अभी एक दिग्गज बॉलर ने संन्यास लिया है सीरीज के बीच में से, रविचंद्रन अश्विन ने। तो आपका उनके बारे में कुछ कहना है? एक तो सीरीज के बीच में सर संन्यास लेना थोड़ा सा ऑड लगा। नहीं, पता नहीं अभी उनका डिसीजन है, क्या क्यों लेना क्या लेना है, मैं उसके ऊपर भाष्य नहीं कर। लेकिन विनोद अपना अनिल कुंबले के बाद सेकंड जिसने 619 विकेट लिए, बहुत बड़ी बात है। 619 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा ऑफ स्पिनर था देश का जो रिटायर हो गया। गम की भी बात है क्योंकि अगर और स्पिनर जितने ज़्यादा खेलते हैं उतना अच्छा रहता है, लेकिन उन्होंने, उनका पर्सनल डिसीजन है, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बहुत ठीक। पृथ्वी शॉ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, उनके बारे में कुछ कभी मिलना हुआ है आपसे? क्योंकि पृथ्वी को मैंने बचपन से देखा, बहुत ही हाईली टैलेंटेड लड़का है, बट पता नहीं किस गलत चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देने लगा और उसकी वजह से उसका थोड़ा क्रिकेट, बट मैं चाहूँगा वो लड़का वापस कम बैक करे और देश का नाम रोशन करे, क्योंकि उसके जैसा बैट्समैन, हाईली टैलेंटेड बैट्समैन है वो। मैं चाहूँगा उसने और मेहनत करे और वो अभी वो भी खुद भी बोल रहा है मैं अभी मेहनत करना चालू करूँगा और देश के लिए खेलूँगा। और एक्चुअली वो अगर फ्यूचर में अगर वापस कम बैक करेगा तो देश का नाम रोशन 100% रोशन करेगा, मुझे लग रहा है। नाइस। नहीं, हमारी सबकी सब कामनाएं रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि नहीं, बड़े बड़े दिग्गज से कंपेयर होता रहा कि पृथ्वी शॉ के बारे में। रोहित शर्मा के भी लाइफ में एक ऐसा, कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि आपका ही इंटरव्यू था, फेज आया हुआ था 2009-2010 के आसपास, जब वो बांद्रा शिफ्ट हुए थे। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि बांद्रा शिफ्ट हो गए थे, थोड़ा डाइवर्शन हो गया था, टाइम दे नहीं पा रहा था क्रिकेट के लिए, और उसके वजह से 2011 के वर्ल्ड कप के टीम में बाहर गया था वो। और मेरे घर पे आया, बोला क्या सर मेरे को लिया नहीं। बोला तूने क्या किया है, तू कितना टाइम दे रहा है क्रिकेट के लिए? अगर तू टाइम दिया होता तो, क्योंकि सब चाहते कि रोहित शर्मा टैलेंटेड है, तुमको चांस भी दे रहा था, थैंक्स टू धोनी, तेरे को बहुत चांस दिया उसने, हालांकि तूने क्या परफॉर्मेंस वो देख लेना।
अगर तो टाइम नहीं देगा तो रोहित शर्मा को भूल जाएंगे। तो उस वक्त उसके लिए शॉकिंग था 2000, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं वर्ल्ड कप टीम में खेलूँ, बट ऑब्वियसली तो नहीं था, क्योंकि विराट कोहली इसके बाद आके विराट वर्ल्ड कप टीम में था। यस तो शॉकिंग था उसके लिए। तो उसको समझाया मैंने, तो उसके बाद उसने मुझे बोला था कि सर इसके बाद आपको कभी मेरे से गलती नहीं होगी, मैं मैक्सिमम टाइम दूँगा। उसके बाद उसने सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक क्रिकेट ग्राउंड पे रहता था। और आपने देखा होगा कि 2011 के बाद का जो ग्राफ उसका बढ़ा, उसने कभी नीचे गिरा ही नहीं, वो बढ़ते ही गए। सब जितने रिकॉर्ड किए, जितने भी कुछ भी किया उसने रिकॉर्ड, सब 2011 के बाद, क्योंकि उसने टाइम दिया उस चीज़ को। इसके लिए मैं कहना है टैलेंट है तो टैलेंट, लेकिन टैलेंट को आपको डेडिकेटेडली टाइम देना जरूरी है, तो ही आप आगे जा सकते हो। तो बेसिकली बैड फेज तो आया, लेकिन आप जैसे गुरु थे, साथ में आके डिस्कस करा, फिर आपका सजेशन जो भी है उसकी वजह से फिर लाइन पे आए और सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो अगर इतना लंबे समय से आप क्रिकेट में इन्वॉल्व हो, फॉलो करते हो, अगर एक बेस्ट इंडियन कैप्टन आपको चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? क्योंकि बहुत क्लोजली आप इन्वॉल्व रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई नहीं। बेस्ट कैप्टन सभी थे, जैसे कि गांगुली थे। गांगुली ने पूरा क्रिकेट चेंज कर दिया, भारतीय क्रिकेट टीम का माइंडसेट चेंज किया गांगुली ने। बाद में सभी धोनी ने तो वर्ल्ड कप 3 रहने, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता, T20 जीता, वनडे जीता। धोनी ने अलग, हर एक का अलग अलग ये, हर एक बेस्ट कैप्टन जैसे मुझे लग रहा है। मैं पर्टिकुलर एक ही कैप्टन के बारे में कभी बोल नहीं सकूँगा। अच्छा, और एक अगर इंडिविजुअल खिलाड़ी चुनना हो आप, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को कोचिंग करा है, तो रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर के अलावा किसी एक और खिलाड़ी का नाम लेना? मेरे सबसे फेवरेट है सुनील गावस्कर जी। नहीं, आपके कोचिंग में? वैसे मेरे तो कोचिंग मेरे कोचिंग में एक्चुअली मैंने कहना गलत है, लेकिन मैं मेरे बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा वैसे मुझे लगा। अच्छा, नहीं सर, वो तो देखिए, वो घर पे बेटा है, जब एक बार ग्राउंड में आ गया तो ग्राउंड में आने, मेरा स्टूडेंट ही था ना। हाँ, स्टूडेंट के हिसाब से मैं मेरे बेटे को मैं ऊपर का पॉइंट नंबर दूंगा ऐसे मुझे। नहीं, मेरा वही कहना था कि बच्चे तो घर पे, टीचर तो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब वो रहता है कि अगर बाकी बच्चे 10 में 10 पा रहे हैं तो बच्चे को 9 देना चाहते हैं, कि भाई ये ना लगे कि ये प्रेफरेंस में जा रहा है। तो सही है, मतलब आपका अगर देखा जाए तो बेस्ट छात्र अभी तक का सिद्धेश है, और सिद्धेश के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने भी बोला है। और क्योंकि पिछला रजी काफ़ी अच्छा गया है, तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं सर। आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, हमारे लिए निकाला, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहे, ख़ासतौर से जो भी पेरेंट्स है रूरल इंडिया में, उनको अपने बच्चों के करियर के बारे में कुछ सोचना है, एक मैसेज देना चाहे आप? मैसेज मैं यही दूंगा कि यदि आपका बच्चा टैलेंट है, मुझे आप मेरे पास लेके आएंगे। अगर मुझे लगा कि बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो मैं उसका क्रिकेट करियर बनाने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ, ऐसे मैं उनको मैसेज दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।